फाइन। सो लास्ट क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग के टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, आज हम डिफरेंट टॉपिक्स को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होगी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या चीज़ होती है और उसको कैसे यूज़ करा जा रहा होता है। देन हम देखेंगे कि प्योर फंक्शंस को हमने, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमने देखा था, प्योर फंक्शंस को हमने देखा था, राइट? प्योर फंक्शन को जी हमने सर। देखा यस सर। देखा लिया था हमने, और हम आज इंशाल्लाह मजीद देखेंगे कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये होस्टिंग से थोड़ा रिलेटेड है। होस्टिंग वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लोजर के अंदर यूज़ आ जाएंगे आपके पास। बहरहाल मेरा ख्याल है हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल प्रोग्रामिंग देख ली थी, बट लेट्स ट्राई इट अगेन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में क्या बात कही जा रही है जनाब? फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में हमने, हाँ, ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसको एफपी से एब्रीविएट किया जाता है। इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था? इनके अंदर ख्याल करा जा रहा है कि आपने हमेशा प्योर फंक्शन यूज़ करने हैं, आपने शेयर्ड स्टेट से, म्यूटेबल डेटा से और साइड इफेक्ट से बचना है। और ये जो होती है डिक्लेरेटिव होती है, इंपेरेटिव नहीं होती। अब डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव को हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा। हम अभी जो एक्सप्लोर करें किसको एक्सप्लोर करें, प्योर फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं और इन चीज़ों से कैसे बचा जाता है। तो प्योर फंक्शंस के बारे में मुझे थोड़ा सा याद है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्योर फंक्शन की पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, हम इस पे आएंगे अभी। क्या कहते हैं जनाब? प्योर फंक्शन गिवन द सेम इनपुट्स ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट। आप इसको जब भी एक इनपुट देंगे ए, वो हमेशा आपको सेम आउटपुट देगा। ऐसा नहीं होगा कभी ए का इनपुट ए दे दे और ए का इनपुट बी दे दे, ऐसा नहीं होगा। आउटपुट, आपने इनपुट दिया ए, उसने आउटपुट दिया आपको बी, दोबारा इनपुट दें ए और वो दोबारा आउटपुट बी नहीं दे रहा, कुछ और दे रहा है, तो यानी आपका फंक्शन जो है वो प्योर नहीं है। पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है? हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट क्या होता है अभी हम थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। Pure functions have lots of properties that are important in functional programming, including referential transparency. You can replace a function call with its resulting value without changing the meaning of the program. इस पे आता हूँ मैं थोड़ी देर में जैसा आपके पास। What is a pure function? For more details, जो हम अभी टॉपिक नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल में कि प्योर फंक्शन होता क्या है। हमें थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर करा था VS कोड, ठीक है जी, CMAT20A। ये थोड़ा सा हमने देखा था कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, हमने उनको एग्जीक्यूट करके भी देखा था नोड.जेएस की मदद से। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तीन चीज़ें कही थी, आपने देख कर आना था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है और आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना था। तो नोड.जेएस के इंस्टॉलेशन में किसी के पास इशू है तो अभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी प्योर फंक्शंस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास। नोड.जेएस इंस्टॉल हो चुका है सबके पास? जी ठीक है जी, थैंक यू। तो हाँ, फंक्शन थैंक यू सर। Function composition is the process of combining two or more functions in order to produce a new function or perform some computation. For example, the composition of f of g, the dot means composed with is equivalent to, अब ये थोड़ी सी मैथ्स वाली साइड पे भी हम जैसे रखते हैं कि f of g of x. In JavaScript, understanding the function composition is an important step towards understanding how software is constructed using the functional programming. Read what is function composition for more. अच्छा, हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करके देख लेते हैं, फिर हम शेयर्ड स्टेट पर आएंगे। पहली चीज़ क्या कही जा रही है आपको? पहली चीज़ आपको फंक्शन प्रोग्रामिंग की जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि फंक्शन जो होंगे वो सारे के सारे वो प्योर होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पहली बात क्या बताई गई? पहली बात ये बताई गई कि आप उसको जब भी सेम इनपुट देंगे वो हमेशा सेम आउटपुट देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी कि आपने इनपुट दिया एक्स, उसने आपको आउटपुट दे दिया वाई, फिर आपने दिया उसको इनपुट एक्स, उसने आपको आउटपुट दिया जेड। ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन ये अगर हो रहा है तो ये आपका फंक्शन जो है वो प्योर फंक्शन नहीं है। हाँ, ये आपकी मर्जी होती है कि आप फंक्शंस, प्योर फंक्शंस लिखें या ना लिखें। आपको ये कोई मजबूर नहीं करता कि आपने फंक्शन प्रोग्रामिंग ही करनी है, आपने प्योर फंक्शन ही लिखना है। लेकिन अगर आप अपने फंक्शन को प्योर फंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि यार ये बेहतर प्रैक्टिस है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप अपने फंक्शन को प्योर फंक्शन कह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है पहला पॉइंट ये एग्री करना और दूसरा पॉइंट ये एग्री करना। दोनों पॉइंट्स एग्री करेंगे तो आप कह सकेंगे हाँ जी मेरा फंक्शन जो है वो एक प्योर फंक्शन है। हाँ जी, मैं अभी आपको डिटेल बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट क्लास की, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आया, मेरे पास जनाब एडवांस जावास्क्रिप्ट क्लास 1 था ये। मैं एक आज दोबारा एक नई क्लास बना लेता हूँ। हमने होस्टिंग और लेटर कांस्टेंट और प्योर फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी।
एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट क्लास जिसकी आज सेकंड क्लास है और आज 5 दिसंबर 2020। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने दोबारा से fp.js बना दी मैंने, फंक्शनल प्रोग्रामिंग.js जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई। अब हम एचटीएमएल फाइल के ऊपर काम मजीद नहीं करते, मतलब करेंगे इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट वाली साइड पे चले जाएंगे, तब हम दोबारा फंक्शन एचटीएमएल के साथ दोबारा देखने इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स को कवर करें, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो होस्टिंग था और दूसरा प्रो टॉपिक जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा फंक्शन प्योर फंक्शंस की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास पहली एग्जांपल, पहला पैरामीटर जिस पे हमें एग्री करना जरूरी है वो क्या है कि जब भी आप उसको सेम इनपुट देंगे वो हमेशा आपको सेम आउटपुट देगा। तो करते ये हैं जनाब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या काम करता है, जो कुछ कैलकुलेशंस करता है। थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि कैलकुलेट पर इनकम टैक्स। फंक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, फंक्शन कैलकुलेट इनकम टैक्स। ठीक है, ये क्या लेता है, ये लेता है सैलरी और ये लेता है टैक्स परसेंटेज। मैं क्या करूंगा, मैं जनाब ये करूंगा इनकम टैक्स निकालने के लिए कि मैं कहूँगा टैक्स परसेंटेज फॉर एग्जांपल आया मेरे पास 5%, तो मैं सैलरी का 5% निकालूंगा, सैलरी में से वो माइनस करूंगा और फिर जो बचेगा वैल्यू मैं कह दूंगा। मतलब ये थोड़ा सा कह लीजिए कि इस फंक्शन के अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने कहा टैक्स परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 5%, 5 दिया मैंने उसको, तो मुझे क्या करना है, सैलरी का 5% निकालना है। सैलरी का 5% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5% ऑफ सैलरी, तो सैलरी डिवाइड बाय 100। सही कह रहा हूँ, ऐसे निकलेगा ना, मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज। सीम्स लाइक मेरी इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था, मैं दोबारा ज्वाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं टॉपिक, जो हम टॉपिक, मैं मुझे आइडिया नहीं कि मैं कहाँ से लूज होता, तो मुझे कोई एक बता दे कि मैं हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, ऑनलाइन में कहाँ पे था, तो आगे वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जी, मैं कहाँ तक ऑनलाइन था जब आपने मेरी लास्ट कौन सी टॉपिक सुना था, कौन सी बात सुनी थी आप लोगों ने? अंदर कोड कर रहे थे ना, तो फिर हो गया। अच्छा, ठीक है। मतलब हमने फंक्शन का कीवर्ड, मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा डिसेबल, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ओके, जिसकी फाइल बना रहा था मैं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, स्पीड तो सही है, फिर बताएं क्या मसला है, चलें देखते हैं। खैर, हम थे यहाँ पे जनाब विजुअल कोड के ऊपर। आपने पिछली वीडियो पूरी तो नहीं डाली थी ना? जी, मुझे वो अपलोड करनी है, मैंने अपलोड कर दी, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, मैं आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे चलेंगे। सर जी सर आपने पिछली वीडियो पूरी नहीं डाली थी ना? पिछली वीडियो में हमने आधी क्लास जो थी वो गूगल ड्राइव पर डाली थी, और नेक्स्ट क्लास जो थी वो जी में यूट्यूब पर डाली थी, वो प्रोसेस हो रही थी, उसकी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने लिंक शेयर नहीं किया था ना कुछ ये भी? लीजिए लिंक, सबके पास अवेलेबल है, मैं उसको डॉक्यूमेंट कर दूंगा, सबके पास अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, सर दरअसल हमारी लाइट नहीं है और मैं मोबाइल पे कर रही हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो इससे पहले आपने क्या कुछ बोला था, थोड़ी सी थोड़ा सा क्लास को समराइज डिस्टर्ब कर। कर रही हैं आप, थोड़ी सी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं आप। मैं लिंक जो है लास्ट क्लास का वो गूगल ड्राइव पे, सॉरी गूगल, एक आपके पास ड्राइव में यहाँ पे बाकी क्लास होती है, वहाँ पे मैं लिंक्स और कोड वगैरह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम लास्ट क्लास में जिस तरह फंक्शन ओके प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है जनाब, एक सिंपल सा एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने कहा दो फंक्शन प्रोग्रामिंग के हम जब बात करते हैं तो फंक्शन प्रोग्रामिंग के दो प्राइमरी चीज़ें आपके पास अग्री होना जरूरी है कि पहली चीज़ क्या है कि आपके पास फंक्शन को जब भी आप सेम इनपुट देंगे वो हमेशा सेम आउटपुट दे, पहला काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो कोई ग्लोबली आपके पास वेरिएबल को डिस्टर्ब ना करता हो। तो पहले मैं आपको
क्या नाम है, इस वाले एग्जाम्पल को फॉलो करा दूँ, रूल बता दूँ कि ये रूल कैसे काम करता है, फिर मैं इस रूल पे आता हूँ। तो मैंने कहा सर स्क्रीन नहीं आ रही सर मेरे पास आपकी, आई गेस। यार सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, दोनों रूल आपके पास यहाँ पे लिखे हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है आपके पास कि जब भी आप उसको सेम इनपुट देंगे वो हमेशा सेम आउटपुट देगा। सेकंड रूल क्या आपके पास, सेकंड रूल ये आपके पास कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो जनाब पहले रूल पर आते हैं हम अपने पास कि जब भी हम उसको सेम इनपुट देंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, इसको कहा मैंने कह लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट टोटल सम, इसको मैं एक एरे दूंगा और ये मुझे उस एरे के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका सम करके दे देगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी सिंपल हमने जैसे फॉर का लूप पढ़ा हुआ है, अभी हमने बाकी लूप्स नहीं पढ़े फॉर ईच वगैरह का, तो मैं सिंपल फॉर के लूप से करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा वार टोटल सम इक्वल्स टू 0, फिर मैंने कहा फॉर वार आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, और आई के अंदर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और इसके अंदर क्या करा, मैंने कहा टोटल सम प्लस इक्वल्स टू ARR का आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी है उनको सबको सम करते जाओ और आखिर में रिटर्न कर दो टोटल सम। अब अगर मैं इसको सेव करा, मैंने टोटल सम को कैलकुलेट को मैंने इस समय यूज करा और उसको मैंने एक एरे पास कर दी जिसके अंदर रखा हुआ है 10, 20, 30। उसने क्या करा, 10, 20 और 30 को प्लस करा और रिजल्ट आ गया 60। तो कंसोल डॉट लॉग, इस यहाँ पे भी 60 आएगा, मैं इसको जितनी दफ़ा भी यूज़ कर लूँ सब जगह 60 ही आएगा। और अगर मैं अपनी एरे को चेंज करता हूँ, 10, 20, 30 की जगह मैंने पास कर दिया 5, 10, 15, तो वो क्या करेगा 5, 10 और 15 को ऐड कर देगा। 2-4 मेंबर्स और ऐड कर दिए मैंने, सारे ये मेंबर्स आ गए। इसको मैं टर्मिनल में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। आज है एडवांस जावास्क्रिप्ट की कौन सी क्लास है, मैंने स्पेस देके गलती कर दी नाम में, रीनेम कर देते हैं डायरेक्टरी को, सॉरी रीनेम। ठीक है जी, एडवांस जावास्क्रिप्ट -2- इस वाली क्लास के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे आके मैंने कहा नोड और अपनी फाइल का नाम fp.js। तो पहला जो टॉपिक था कि मैं उसको जितनी दफ़ा भी सेम इनपुट देता हूँ 60, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, जितनी दफ़ा मैंने सेम इनपुट दिया 10, 20, 30, 10, 20, 30 4 दफ़ा दिया था सेम इनपुट, चारों दफ़ा उसका आउटपुट जो था वो सेम आया 60। इससे मैंने तीनों दफ़ा सेम इनपुट दिया तो तीनों दफ़ा उसका आउटपुट सेम आया 75, 75, 75। कोई भी एरे नहीं देता, खाली एरे दे देता हूँ, तो आउटपुट आना चाहिए 0 हर दफ़ा। तो एक दफ़ा भी कर लिया और इसको मल्टीपल टाइम्स भी देख लिया चला के, तो हर दफ़ा सेम आउटपुट आ रहा है। तो पहला जो टॉपिक था क्या कि फंक्शन प्रोग्रामिंग का दो, जो आपका फंक्शन प्योर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब, और उसको आप जब भी सेम इनपुट देंगे वो हमेशा सेम आउटपुट देगा। तो देख लीजिए मैंने उसको शुरू में 4 दफ़ा सेम इनपुट दिया, उसने मुझे सेम आउटपुट दे दिया 60। देन मैंने उसको सेम इनपुट दिया 50, 55, 10, 15 और 25, तो उसने दोबारा से 3 दफ़ा सेम आउटपुट दे दिया। देन मैंने चारों दफ़ा एम्प्टी एरे दी तो उसने चारों दफ़ा मुझे सेम आउटपुट दे दिया। तो पहला टॉपिक जो था, पहला फंक्शन प्रोग्रामिंग जो पहला रूल था वो ये बताता है कि आप जितनी दफ़ा भी उसको सेम, अपने फंक्शन को सेम इनपुट देंगे वो हमेशा आपको सेम आउटपुट देता चले जाएगा। अच्छा, दूसरा उसका आउटपुट क्या है, दूसरा उसका तरीका ये बताता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब साइड इफेक्ट किसको कहते हैं, साइड इफेक्ट इसको कहते हैं कि अगर इस तरह का आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर काम करें, सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा सोचेगा। एक आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर होता है कि यूजर एक बटन पे क्लिक करता है और जितनी दफ़ा यूजर उस बटन पे क्लिक करता है आप अपने पास एक काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं कि क्लिक 1 टाइम, क्लिक 2 टाइम, क्लिक 3 टाइम, क्लिक 4 टाइम, इस तरह आप अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। तो ये जो काउंटर आप अपने पास मेंटेन करोगे ये फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। ऐसा ही है, क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बना देते तो काउंटर हमेशा 0 हो जाता। तो फंक्शन ये जो काउंटर होगा ये फंक्शन के बाहर रखा होगा। जब फंक्शन के बाहर रखा होगा और आपका फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर से फंक्शन के बाहर के किसी वेरिएबल को चेंज करते हैं
तो इस ये कहलाता है आप साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट में आप किसी वेरिएबल को चेंज करें तो ये कहलाता है आप साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर या प्योर फंक्शन के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आप साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटली फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर रहे, आपके पास कुछ आपका फंक्शन प्योर फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे कैसे एग्जांपल करके देख लें, एक और नई फाइल बनाता हूँ मैं। सर साइड इफेक्ट का दोबारा बताएं। जी मैं एक दफ़ा एग्जांपल के साथ आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर। अरे यार सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा आज अनस्टेबल है, सॉरी। साइड इफेक्ट दोबारा एक दफ़ा बता दूं मैं। साइड इफेक्ट्स ये होते हैं आपके पास कि आपके फंक्शन अगर किसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से आपका फंक्शन प्योर फंक्शन नहीं रहता, वो इम्प्योर हो जाता है। एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि साइड इफेक्ट्स के मतलब ये होता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड कर रहा है तो खैर है, लेकिन अगर वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को राइट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन प्योर फंक्शन नहीं रहा, अब वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं। जैसे मैंने एक नई फाइल बनाई fp-2.js, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ये काम कर लेते हैं कि हमें साइड इफेक्ट्स वाला काम करवाना है। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पर आए, हमने एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया, functiun फंक्शन। इसका मैंने क्या दिया, इसका नाम रख देते हैं मैसेज लॉगर। ये सिर्फ और सिर्फ लॉग करता है, कुछ मैसेज को लॉग करता है। console.log, या ये रिटर्न कर देते हैं जैसे, ताकि हम वहीं पे कंसोल करवा दें। रिटर्न I've been called one time। अब ये वन जो है ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ग्लोबल रखने जा रहा हूँ। तो वार या इसकी जगह लेट, अब हम पे पता है लेट काउंटर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने कहा प्लस प्लस काउंटर, और यहाँ पे मैंने इस काउंटर को कॉन्कैट करवा दिया। सर कुछ लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। सबके पास ही प्रॉब्लम आ रही है। यार मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी इंटरनेट डिवाइस रिस्टार्ट करता हूँ और मैं उसके बाद कॉल दोबारा ज्वाइन करता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे पास इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी। ठीक है जी, मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है और अल्लाह करे कि अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हो। मेरी स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है और मेरी आवाज़ क्लियर आई तो एक बंदा प्लीज़ मुझे कोई कंफर्म कर दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। यस सर। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल साइड इफ़ेक्ट्स की वाली बात को, कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर या प्योर फंक्शन के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स का क्या रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा सबसे पहले मैंने अपने पास एक फंक्शन बनाया मैसेज लॉगर के नाम का, और ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन ये लॉग मैसेज एक रिटर्न कर देता है, और उसके बाद मेरी मर्जी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, तो मैंने यहाँ पे ये करा, मैंने कहा console.log और मैसेज लॉगर को कॉल कर दिया। इसको कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए तो मैंने उसको कोई आर्गुमेंट्स पास भी नहीं करे। इसको मैंने पहली दफ़ा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं दफ़ा 5 दफ़ा कॉल कर लिया, ठीक है। और मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, मैंने कहा नोड
fp-2.js और मैं जब यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो मेरे पास मैसेज क्या आया, आई हैव बीन कॉल्ड 1 टाइम्स, then 2 times, then 3 times, 4 times and 5 times। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो काउंटर है ये वाला वेरिएबल हर दफा चेंज हो रहा है। जब भी ये फंक्शन कॉल होता है तो ये क्या काम करता है, ये काउंटर का जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू को चेंज करवाता है। अगर इस तरह कोई काम आपका फंक्शन करता है कि वो ग्लोबल किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवा रहा है या ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है एटलीस्ट, तो भी वो फंक्शन जो है वो प्योर फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो इम्प्योर फंक्शन कहलाएगा। इम्प्योर फंक्शन लिखना कोई गलत बात या कोई गुनाह की बात नहीं है, बट प्योर फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसके बाद आपके खिलाफ हो जाते हैं कि प्योर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर 2 रूल्स होते हैं, जो दोनों रूल हमने यहाँ पे करके देखे। पहला रूल ये है कि आप उसको जब भी एक पैरामीटर पास करेंगे वो उस पैरामीटर को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, वो किसी ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, और वो आप उसको जो भी जब हमेशा जो भी आप उसको इनपुट देंगे वो उसके अगेंस्ट में हमेशा सेम आउटपुट देगा। जैसे मैंने उसको 4 दफा सेम इनपुट दिया तो वो हमेशा उसने मुझे 4 दफा सेम आउटपुट दिया। देन 3 दफा सेम इनपुट दिया, उसने 3 दफा सेम आउटपुट दिया। देन मैंने 4 दफा सेम अलग अलग इनपुट दिया तो उसने इन चारों के लिए सेम आउटपुट दिया। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या था कि वो कोई ग्लोबल स्टेट को, यानी वो जैसे वर्डिंग थी यहाँ पे एग्जैक्टली कि उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता कि अगर यहाँ पे जो मैंने काम करा हुआ है कि ये साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये ग्लोबल स्टेट को चेंज कर रहा है, ये मेरा एक इम्प्योर फंक्शन कहलाएगा, ये प्योर फंक्शन नहीं कहलाएगा। प्योर फंक्शन होने के लिए जरूरी होता कि काउंटर का वेरिएबल मैं यहाँ पे इसके अंदर लेता। अगर काउंटर का वेरिएबल इसके अंदर रहता तो फिर मैं अब इसके अंदर प्लस प्लस नहीं करवा पाता, क्योंकि ये तो हमेशा +1 यहाँ पे हमेशा क्या होता, 1 टाइम 2 टाइम हो जाता। यानी अब मैं अगर कहूँ तो हमेशा 1 टाइम्स ही आता रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पर काउंटर का वेरिएबल लूँ और यहाँ पे मैं काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करवाऊँ, मैं क्या काम करूँगा, मैं काम ये करूँगा कि मैं इस तरह जब इसको आर्गुमेंट के तौर पे काउंटर को पास कर दूं और उसके अंदर ऑलरेडी इंक्रीमेंट करवा के पास करूं। ये देख रहे हैं ये क्या है, अभी ये इम्प्योर स्टेट में कि मैं जब इसको कॉल करता हूं तो ये हमेशा मुझे अलग अलग आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट अलग अलग दे रहा है ये किस साथ साथ क्या काम कर रहा है, साथ साथ ही काम कर रहा है कि ये इस वाली ग्लोबल स्टेट को चेंज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ये वाला काम यहाँ से हटा दूं, यहाँ से हटा दूं और मैं यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये इस ग्लोबल स्टेट को फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, फंक्शन का आर्गुमेंट ऑलरेडी उसको बाहर से चेंज करके दे रहा है, ठीक है। और इसके मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल नंबर, और ये नंबर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। काउंटर भी यूज कर सकता था बट मैंने जानबूझ के वेरिएबल का नाम अलग रखा है। सेव कराया। अब देखें, अब आउटपुट तो ऐसे ही आएगा, लेकिन उस आउटपुट के लिए अंदर से फंक्शन के अंदर से काम नहीं हो रहा कि उस काउंटर को चेंज करो, बल्कि बाहर से काम हो रहा है। तो ये फंक्शन जो है वो प्योर फंक्शन हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, क्योंकि 5 दफा कॉल करा हुआ है। लेकिन इस 5 दफा कॉल करने के लिए इस फंक्शन के अंदर कोई काम चेंज नहीं हो रहा, इस फंक्शन को जैसे चलना था वो अपनी जगह चल रहा है। मैं अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये करूँ कि मैं प्लस प्लस काउंटर करने की जगह मैं कह दूँ काउंटर प्लस प्लस, मैंने यहाँ कर दिया एक अलग स्टेटमेंट के अंदर। काउंटर की वैल्यू 0 थी, 1 हो गई, और ये मैंने काउंटर यहाँ पे पास कर दिया और दोबारा काउंटर ही पास कर दिया, प्लस प्लस नहीं करवाया। तो 2 दफा क्या आएगा, 1 के लिए आउटपुट आएगा, देन 1 के बाद वो 2 के लिए आएगा, 3 के लिए आएगा, 4 के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा और 6 के लिए आएगा, सॉरी 5 के लिए आएगा आखिर तक। तो 2 दफा 1 के लिए आ गया, देन प्लस प्लस हो रहा था यहाँ पर तो 2 के लिए आ गया, 3 के लिए आ गया, 4 के लिए आ गया, 5 के लिए आ गया। 2 रूल्स हैं, दोनों रूल याद रख लीजिए। क्या है? पहला रूल ये है कि उसके अंदर जब भी आप उसको सेम इनपुट देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखें सेम इनपुट दिया हुआ, दोनों जगह 1 पास करा हुआ था तो दोनों जगह सेम आउटपुट आया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि आपका फंक्शन किसी ग्लोबल स्टेट को चेंज ना करे, इम्प्योर फंक्शन हो जाएगा, वरना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों रूल मैंने आपको दिखा दिए। अभी इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के टॉपिक को, जब इस वाले लेक्चर में आएंगे तो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इंशाल्लाह डिटेल में देख लेंगे। चलिए शेयर्ड स्टेट की बात करते हैं। शेयर्ड स्टेट क्या है जनाब? ये भी क्या है? शेयर्ड स्टेट, यहाँ पे वापस आऊँ, अवॉइडिंग शेयर्ड स्टेट, ये शेयर्ड स्टेट अवॉइड करता हो। आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर आपका फंक्शन जो है वो शेयर्ड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग का टॉपिक कहता है। अब शेयर्ड स्टेट क्या होती है मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको। चलिए, सॉरी यार मेरे आज पीछे से आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं, शो ज़्यादा है, उसके लिए अपॉलॉजीज।
मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, आपको भी ज़रूर डिस्टर्ब कर रही होंगी, बट मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं अपनी जगह चेंज करूँ और थोड़ा सा बेहतर आपके लिए एक्सपीरियंस लेकर आ सकूँ। शेयर्ड स्टेट क्या कहता है जनाब? शेयर्ड स्टेट इज एनी वेरिएबल ऑब्जेक्ट और मेमोरी स्पेस दैट एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड स्कोप और एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग पास्ड बिटवीन स्कोप्स एंड a shared scope can include global scope or closure scope. Often in object-oriented programming, objects are shared between scopes and by adding properties to the other objects. अच्छा, अब एक छोटा सा मसला ये है कि जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो बुक के अंदर हम चैप्टर बाय चैप्टर जाते हैं। पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड, दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंडेंट होता है, तीसरा जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। उसके अंदर टॉपिक्स लीनियरली बढ़ रहे होते हैं, जबकि जो आर्टिकल्स होते हैं जनरली वो किसी एक बुक से रिलेटेड नहीं होते, तो वहाँ पे बुक वाला आपको एग्जाम्पल नहीं मिल पाती, बुक वाली फ्लो नहीं मिल पाता है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे आके पढ़नी है। तो ये कहते हैं, ये इस तरह समझा जा रहा है कि आपने शायद वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए वो टॉपिक्स आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं आपको ये चीज़ें बाद में थोड़े से आते हैं इसके ऊपर। मैं आपको जस्ट अभी क्या करता हूँ, मैं आपको वापस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे लेके जाता हूँ। इसकी मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बस समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल हम अभी नहीं करके देख पाएँगे, बट कोशिश कर लेते हैं हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लें जस्ट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाला सेंटेंस आपके लिए काम की चीज़ है। क्या कि इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बाय कंपोजिंग प्योर फंक्शंस। आपने प्योर फंक्शन यूज़ करने होते हैं, आपको शेयर्ड स्टेट से बचना होता है, म्यूटेबल डाटा से बचना होता है और साइड इफेक्ट से बचना होता है। अच्छा जी, अब शेयर्ड स्टेट का क्या होता है? शेयर्ड स्टेट मतलब ये होता है कि अगर आपका डाटा ग्लोबल पड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल करके दिखाई थी, जहाँ पे ये जो काउंटर रखा हुआ था, ये ग्लोबल रखा हुआ था और इसके अंदर मैं यहाँ से चेंज करवा रहा था, काउंटर को मैं यहाँ से चेंज करवा रहा था। तो ये भी जो है, ये भी शेयर्ड स्टेट की एग्जांपल में आ जाएगा कि काउंटर जो है वो शेयर्ड, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। तो काउंटर अभी शेयर्ड स्टेट में पड़ा हुआ है इस वक़्त। इससे बचने का तरीका क्या हो सकता था? इससे बचने का तरीका ये हो सकता था कि मैं इस पूरे चीज़ को भी एक फंक्शन के अंदर रैप कर दूँ। तो अब ये काउंटर जो है वो शेयर्ड स्टेट में नहीं रखा हुआ, अब ये इस बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। तो प्योर फंक्शन यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ता है जनाब? आपको शेयर्ड स्टेट से बचना होता है और स्पेसिफिक स्टेट के अंदर स्टेज के अंदर रहते हुए काम करना होता है। पहला काम। दूसरा काम ये है आपको आपको प्योर फंक्शन यूज़ करने होते हैं। तीसरा काम क्या बता रहे हैं आपको? तीसरा काम आपको ये बता रहे हैं कि म्यूटेबल डाटा से बचना होता है आपको। म्यूटेबल डाटा क्या होता है जनाब आपके पास? म्यूटेबल डाटा वो होता है जो डाटा चेंज हो सके। वही वाली बात है सारी कि अगर आपका डाटा चेंज हो गया तो आपका फंक्शन अलग तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरह की स्टेट से बचना होता है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें अभी हमारे लिए समझना, थोड़ा समझाना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं। साइड इफेक्ट्स हमने पढ़ लिया है। शेयर्ड स्टेट और म्यूटेबल डाटा क्या होता है, मैं इस पर थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। रीयूजेबल थ्रू आउट द हायरार्की। साइड इफेक्ट्स की बात करें यहाँ पे, साइड इफेक्ट्स वही है, लॉगिंग टू द कंसोल, राइटिंग टू द स्क्रीन, कि वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह की एग्जांपल्स हैं। हम इस वाले आर्टिकल पे थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। जो चीज़ें इसमें से हमें सीखनी थी, जो हमें इसमें से ग्रैब करनी थी, एब्जॉर्ब करनी थी, वो चीज़ हम ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं। हम डिटेल में आते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर, अगर इसके अंदर के टॉपिक्स हमारे लिए अभी लीनियर चलते हैं तो। Pure functions are essential for a variety of purpose, including functional programming, reliability, concurrency, and a React plus Redux apps. But what does pure function mean? अब ये तीन चार चीज़ें उन्होंने बता दी कि जिसके लिए प्योर फंक्शंस काम की चीज़ है, बट प्योर फंक्शंस होते हैं क्या एग्जैक्टली उसके लिए उन्होंने ये यहाँ पे एक वीडियो दी हुई है जो कि 9 मिनट की है, तो मैं अभी इसको तो नहीं दिखा पाऊंगा। ये आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज। Before we can tackle what a pure function is, it is probably a good idea to take a closer look at functions. There may be different ways to look at them. What will make functional programming easier to understand. अच्छा, पहले ये बता रहे हैं कि functions होते क्या हैं. A function is a process that takes some input called arguments and produces some output called a return value. Functions may serve the following purpose. अच्छा, serve पे आते हैं। क्या बता रहे हैं क्या फंक्शन के बारे में? फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। फंक्शन क्या जनाब? फंक्शन एक प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर। वो क्या करता है? वो एक कुछ इनपुट्स लेता है। इन इनपुट्स को आप क्या कहते हैं? इन इनपुट्स को आप कहते हैं आर्गुमेंट्स। एंड प्रोड्यूसेस सम आउटपुट कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। और वो क्या काम करता है कि कुछ इनपुट्स लेता है और आपको कुछ आउटपुट दे देता है, रिटर्न कर देता है। फंक्शंस में सर्व एज द फॉलोइंग पर्पस। उसके अंदर क्या क्या काम हो सकता है? मैपिंग, प्रोड्यूस सम आउटपुट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट्स। अ फंक्शन मैप्स इनपुट वैल्यूज टू आउटपुट वैल्यूज। मैप का मतलब क्या होता है जनाब? कि हर इंडेक्स पे जाओ और कुछ काम करो, ये चीज कहलाती है मैप। प्रोसीजर्स क्या है?
A function may call to perform sequence of steps. The sequence is known as procedure or programming. In this style, it is known as procedural programming. इसके अंदर हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हो कि वन बाय वन कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करो और आपको कुछ आउटपुट रिटर्न करवा दो. ये भी फंक्शन काम हो सकता है. और तीसरा फंक्शन का काम क्या हो सकता है कि वो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहा हो, यानी कहीं से डाटा रीड करता हो, किसी फाइल से डाटा रीड करता हो और आपको आउटपुट कर दे देता हो, या आप उसको फाइल का पाथ देते हो और वो उस फाइल को जाके राइट करता हो और कुछ आपको डाटा क्रिएट करके दे देता हो. दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं. या तो वो हर इंडेक्स में मैप करेगा और आपको कुछ काम करके दे देगा, या वो कुछ कैलकुलेशंस या जो भी आपने इनपुट्स दिए हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दे देगा, या कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस दे देगा. ये मैपिंग की एग्जांपल बता रहे हैं डिटेल में, हम मैपिंग पे नहीं जाते अभी कि मैपिंग क्या होती है. प्योर फंक्शंस पे आते हैं दोबारा वापस. A pure function is a function which, given the same input, will always return the same output and produces no side effects. वही वाली दोनों बातें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं कि प्योर फंक्शंस के अंदर सिर्फ दो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है. पहला रूल क्या है कि उसको जब भी आप सेम इनपुट देंगे वो हमेशा सेम आउटपुट दे देगा आपको. और दूसरा आपको ये बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसेस नो साइड इफेक्ट्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. दोनों चीज़ों को हमें ख्याल में रखना है और हम अपने फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं. ट्रबल विद शेयर्ड स्टेट के साथ क्या मसला होता है, क्यों यूज नहीं करनी चाहिए. गिवन द सेम इनपुट ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट, ये इसकी एग्जांपल के ऊपर आ रहे हैं कि हमेशा सेम इनपुट देंगे तो हमेशा सेम आउटपुट. ये टॉपिक हम अभी देख चुके हैं. A function is only pure if given the same input it will produce the same output. ये वही वाली बात दोबारा रिपीट करी जा रही है कि हाई पास के नाम का एक फंक्शन है जिसको 5 पास करो तो ट्रू दे दिया. मतलब जितनी दफा आप सेम इनपुट दे रहे हैं वो सेम आउटपुट देता चले जा रहा है. Pure functions produce no side effects. साइड इफेक्ट्स की बात अब यहाँ पे बताई जा रही है. इम्यूटेबिलिटी. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर्गुमेंट्स आर पास बाय रेफरेंस. अब ये रेफरेंसेस हमने पढ़े नहीं है अभी. अच्छा जी, मसला ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स ऐसे आ गए जो हमने अभी देखे नहीं हैं. क्लोजर्स भी इसी तरह की चीज़ में आ जाएंगे. पहले हम फिर आते हैं ताबिश. मैंने यानी ये वाला जो स्टेप बीच में ऐड करता नहीं है मैंने थोड़ा सा गलत ऐड कर दिया है. मुझे उस टाइम आइडिया नहीं हुआ कि इसमें टॉपिक्स ऐसे आ जाएंगे जो हमने पहले पढ़े नहीं थे. तो जो सर ने दिया हुआ है उसी के ऊपर वापस आता हूँ. मैं स्टक करता हूँ दोबारा वापस कि हमने होस्टिंग पढ़ लिया है. फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है हमने थोड़ा सा देख लिया है. मैं प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स पे आता हूँ. पहले ये चीज़ें कवर करते हैं और फिर वापस इसके ऊपर थोड़ी देर बाद जाएंगे. यानी ये टॉपिक हम शायद लास्ट में कवर कर रहे होंगे फिर, या देखते हैं क्या इसका क्या हाँ क्या क्योंकि बेहतर वो सीक्वेंस बनता है. ये 6 फंक्शंस में ना इन सारे फंक्शंस देख लेंगे जिसमें क्लोजर हो जाएगा, एरो फंक्शन हो जाएंगे, तो वही हम जो है ना उसमें यूज कर रहे होंगे आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग में. सही तो है, वो फिर सही है. हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है. तो मैं सॉरी थोड़ा सा डायरेक्शन से बाहर चला गया था. मुझे डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए थी. हमने होस्टिंग पढ़ ली है. मुझे लगा कि ये टॉपिक्स यहाँ पे बेहतर शूट करते हैं. मुझे आर्टिकल्स को डिटेल में देखना चाहिए था. वो आर्टिकल्स जो हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो अभी हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं. फिलहाल हमने उनको नहीं देखा है. फॉर एग्जाम्पल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है हमें नहीं आइडिया अभी. फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं आइडिया कि क्या नाम है पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू क्या चीज़ होती है. प्रिमिटिव्स नॉन प्रिमिटिव्स वैल्यू क्या चीज़ होती हैं जो हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी थी. तो इसलिए ये चीज़ें हमें अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं. हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर बाद जाएंगे. पहले हम ये चीज़ें कवर कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमें इन टॉपिक्स के ऊपर किस टाइम सूटेबल रहेगा कि इन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें. अपॉलॉजीज. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ दोबारा वापस. अच्छा जी, primitives क्या होती हैं और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं. जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स different types to hold different types of values. There are two types of data types in JavaScript. JavaScript में दो डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स होती हैं. प्राइमरीली पहली चीज कहलाती है प्रिमिटिव वैल्यूज, दूसरी चीज कहलाती है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज. नॉन प्रिमिटिव्स कौन सी होती हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है. अभी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में डायग्राम के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा. अच्छा जी, data types that are known as primitive values in JavaScript are numbers, strings, booleans, null and undefined. ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 डेटा टाइप्स ऐसी इन्होंने बताई हैं जो कहलाती हैं प्रिमिटिव वैल्यूज. प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं ये हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. कौन कौन सी टाइप की वैल्यूज होती हैं कि अगर वो कोई नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नल है या अनडिफाइंड है, इन 5 में से कोई एक है तो वो चीज़ कहलाएगी प्रिमिटिव वैल्यूज जो कि पहले नंबर पर आती है. ऑब्जेक्ट्स सच एज फंक्शंस, एरेज आर रेफर्ड टू एज नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज. फंक्शंस हों
एरेज हों या ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि, उनको आप कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज। अब प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स क्या होती हैं ये इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहे हैं। The fundamental difference between primitive and non-primitive is that primitives are immutable and non-primitives are mutable. अब immutable और mutable के नाम का एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हमें पहले समझने की जरूरत है। अच्छा जी, मैं आता हूँ स्लाइड sheets.google.com पे वापस। ठीक है, और एक नई शीट बना लेते हैं। सही। अच्छा, हम बात करें प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स की। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको, जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, जिसका नाम रखा मैंने, कोड पे भी कर देता हूँ मैं साथ में और यहाँ पे भी दिखाता चला जाता हूँ। तो मैंने जनाब एक नई फाइल बना ली, इसके अंदर हमने कहा primitives versus non primitive। सही, मैंने क्या यहाँ पे लिखा, जैसे कि ये दोस्त बता रहे हैं कि आपने क्या कहा, आपने कहा var a equals to 10। a क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू रखी हुई है मैंने 10। अगर मैं बाद में आके यहाँ पे लिख दूँ var b equals to a, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास a एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 है और b एक नंबर है जिसकी वैल्यू a है, यानी इसकी वैल्यू भी 10 है। अब अगर मैं यहाँ पे आके थर्ड स्टेट में लिखूँ a equals to 15, तो क्या b की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे? b की वैल्यू स्टिल a रहेगी और 10 रहेगी। b की वैल्यू स्टिल 10 रहेगी। ठीक है, एक दफा एग्जीक्यूट करके दिखा दें। तो मैंने यहाँ पे कहा नोड ऑफ प्रिमिटिव्स वर्सेस नॉन प्रिमिटिव, तो द वैल्यू ऑफ b की मेरे पास क्या मिली, मेरे पास वैल्यू मिली 10 ही मिली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये दो वेरिएबल्स बनाए थे a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू a, तो मेरे पास एक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना a, उसकी वैल्यू बन गई मेरे पास 10, और मेमोरी के अंदर ही मेरे पास एक नया वेरिएबल बना b, उसकी वैल्यू भी मिल गई a वाली ही वैल्यू, यानी 10 ही असाइन हो गई इसको। मेमोरी के अंदर दो अलग अलग बॉक्सेस बने और दोनों को 10 वैल्यू असाइन हुई। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बॉक्स बना और दोनों को दोनों सेम वेरिएबल को पॉइंट, दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करना शुरू हो गए, ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि मेरे पास जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं उनके लिए हर 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 वैल्यू के लिए अपना एक नया लोकेशन या एक नया एड्रेस रिजर्व होता है। अच्छा, इसी तरह मैंने एक काम यहाँ पे कहा, मैंने कहा var stu1 इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट है इसका नेम है फॉर एग्जांपल ताहा और एज है फॉर एग्जांपल 28। ठीक है, इसको नंबर में रख देते हैं 28। एक ऑब्जेक्ट है ये। तो मैंने कहा var stu2 इक्वल्स टू stu1, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा stu2 के अंदर एज की जो प्रॉपर्टी है उसको 28 से चेंज करके 29 कर दो। तो अब मैं अगर कहूँ console.log stu1 पहले लॉक कराते हैं और फिर मैं stu2 लॉक कराता हूँ, तो stu1 में क्या आएगा और stu2 में क्या आएगा वो बताइए प्लीज। हाँ जी, stu1 में क्या आएगा और stu2 में क्या आएगा बताइए प्लीज। एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन सी उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? दोनों प्रॉपर्टीज होंगी और दोनों में सेम वैल्यू होगी, मतलब stu1 का नेम भी 29 वैल्यू। stu1 का नाम भी ताहा होगा और stu2 का नाम भी ताहा होगा, stu1 की एज भी 28 होगी और stu2 की एज 29 होगी, ऐसा होगा या दोनों की वैल्यूज 29 हो जाएगी? नहीं, दोनों की वैल्यूज 29 होंगी। दोनों की वैल्यूज 29 हो जाएंगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या आया, दोनों दफ़ा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया और दोनों दफ़ा मेरे पास सेम वैल्यूज आ रही है 29। ये डिफरेंस है आपके पास प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स का। प्रिमिटिव्स में क्या हुआ था, जब मैंने एक वैल्यू को चेंज करा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, लाइन नंबर 2 के ऊपर var b इक्वल्स टू a बनाया हुआ है, मैंने var b इक्वल्स टू a बनाया हुआ है, और उसके बाद जब मैं a को चेंज करता हूँ तो b चेंज नहीं हो रहा था।
बी की वैल्यू 10 थी तो 10 ही रही लाइन नंबर 2 पे देखें। जबकि लाइन नंबर 8 और 9 पे देखें तो मैंने कहा लाइन नंबर 9 पे STU2 जो है वो STU1 के बराबर है, और STU2 की मैंने प्रॉपर्टी को चेंज करा तो STU1 की प्रॉपर्टी खुद से चेंज हो गई। इसकी वजह क्या थी कि जब मैंने यहाँ पे बनाया var STU1 इक्वल्स टू दिस एक ऑब्जेक्ट और var STU2 इक्वल्स टू STU1, तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर उसने कहा नेम के नाम की प्रॉपर्टी रखो ताहा और एज के नाम की प्रॉपर्टी रखो 28 इस वाली लाइन के ऊपर, ये वाला काम हुआ लाइन नंबर 8 के ऊपर। फिर जब मैंने कहा, और इसको उसने पॉइंट किस पे कर दिया, ए पे पॉइंट कर दिया। फिर जब मैंने कहा STU1 पे पॉइंट कर दिया। फिर जब मैंने कहा STU2 जो है वो STU1 के बराबर है, तो बजाय उसके कि वो एक और नया ऑब्जेक्ट बनाता मेमोरी के अंदर, इस तरह मेमोरी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाता और उसको वो STU2 पे असाइन करता, उसने ये कहा कि ये भी STU2 भी जो है ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, और उसने ये वाला ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया मेमोरी के अंदर, उसने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसको उसी को उसने ये असाइन कर दिया और उसी को उसने ये एड्रेस भी असाइन कर दिया। दोनों एड्रेस अब एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं कि STU1 भी इस वाले ऑब्जेक्ट को कह रहा है, STU2 भी इसी वाले ऑब्जेक्ट को कह रहा है। जबकि जब मैंने प्रिमिटिव वैल्यू बनाई थी तो उसने दोनों के लिए नई एड्रेस और नए लोकेशंस बनाए थे। जबकि नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज में वो सेम एक मेमोरी के अंदर सिंगल एक ऑब्जेक्ट बनाता है और जितनी भी वैल्यूज होंगी सारे के सारे उसी सेम ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है प्रिमिटिव्स का और नॉन प्रिमिटिव्स का। इसकी वजह से नुकसान ये होता है या फायदा ये होता है कि जब आप एक को चेंज करते हैं तो क्योंकि सारे के सारे सेम लोकेशन को पॉइंट कर होते हैं, इसलिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो बाकी ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आप वापस। Primitives are known as being immutable data types because there is no way to change a primitive value once it gets created. इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज कहलाती है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या कहा, आपने कहा var string equals to this is a string, आपने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को आपने h कर दिया console.log। आप जब भी अब इसको करवाएं, अब देखें स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट इंडेक्स को आप चेंज कर रहे हैं लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू जो थी वो स्मॉल h ही रही, वो कैपिटल एच इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे सेट नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये जो चीज कहला रही है, अभी मैं आपको इस तरह एग्जांपल इस तरह कहूँ कि हमने क्या कहा जनाब, इस वाली एग्जांपल को मैं सबको कमेंट करूं। हमने कहा var st1 string 1 equals to this is a string, और मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैंने कहा st1 equals to this is an other string। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करूंगा लाइन नंबर 18, तो मेरे पास लाइन ये बनेगी। इन सबको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। जब मेरे पास लाइन नंबर 18 बनी तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे कहेगा दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसने किस वेरिएबल में असाइन कर दी, st1 में असाइन कर दी। जब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करा, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, तो उसने इसी एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज नहीं करेगा बल्कि वो छोड़ देगा और इसको कह देगा, एक नया पॉइंटर लेगा, नया एड्रेस लेगा और वहां पे सेट कराएगा दिस इज अनदर स्ट्रिंग, और अब st1 का पॉइंटर यहां से हटा के वो यहाँ पे ले आएगा। ये फर्क है, ये है डाटा जिसको कि हम कहते हैं म्यूटेबल डाटा, ये इम्यूटेबल डाटा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप उसकी वैल्यू को चेंज करें तो वो उसी एड्रेस पे चेंज नहीं करेगा, वो एक नया एड्रेस पॉइंट करेगा, नया एड्रेस बुक करेगा, वहां पे आपकी वैल्यू को चेंज बैठाएगा और आपके ऑब्जेक्ट को वहां पे पॉइंट करना, आपके वेरिएबल को वहां पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क, जहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यूज जो भी होती हैं वहां पे प्रिमिटिव वैल्यूज इम्यूटेबल होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी उसको नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे, वो क्या काम करेगा, वो उसके लिए एक नई लोकेशन बुक करेगा और वहां पे आपको वैल्यू सेट करा देगा, चेंज नया वेरिएबल बना देगा। अच्छा, primitive values are compared by values, two values are strictly equal if they have same values। primitive values के अंदर एक खास बात क्या हो सकती है, आप इनको कंपैरिजन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर 1 के अंदर भी 5 रखा हुआ और नंबर 2 के अंदर भी 5 रखा हुआ, और मैं कह सकता हूँ क्या नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, हाँ भाई ट्रू हो गई ये बात।
स्ट्रिंग 1 के अंदर भी मैंने सेम स्ट्रिंग रखा हुआ है, वैल्यू रखी हुई है, और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी मैंने सेम वैल्यू रखी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास मेमोरी के अंदर दो एड्रेसेस बुक होंगे डिफरेंट, स्ट्रिंग 1 के लिए अलग और स्ट्रिंग 2 के लिए अलग। ऑल्दो कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों के लिए सेम अलग, दोनों के लिए अलग अलग एड्रेसेस बुक होंगे। और जब मैं कंपेयर करूंगा तो वो क्या करेगा, उनकी वैल्यूज को कंपेयर करवाएगा और कहेगा हाँ जी इस वाले ब्लॉक की वैल्यू और उस वाले ब्लॉक की वैल्यू दोनों वैल्यूज को सेम है, बराबर है, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। जबकि नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर क्या होता है जनाब, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज आर म्यूटेबल डाटा टाइप, आप इनको चेंज कर सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट गेट्स क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट जब एक दफा बन जाए तो भी आप उसकी वैल्यू को चेंज करवा सकें, ये चीज कहलाती है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एरे बनाई 1 2 3 4 5 जिसके अंदर 5 मेंबर्स रखे हुए, और एरे के फर्स्ट इंडेक्स को उन्होंने स्मॉल 2 से कैपिटल 2 के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब जब आप इसको लॉक कराएंगे ARR को, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ये 1 स्मॉल में आया, 2 स्मॉल में आने के बजाय कैप्स में आएगा आपके पास ये 2, देन 3 4 5 स्मॉल में आता चला जाएगा। यानी यही ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई इस लाइन के एग्जीक्यूशन की वजह से, यानी ये म्यूटेबल डाटा है। ठीक है, इसमें होगा कि आपके पास जब आपने ये वाली लाइन लिखी, फॉर एग्जांपल var AR = 1 2 3 4 5, मैं कोड के अंदर आऊँ और यहाँ पे आके मैंने लिखा, मैंने इस तरह लिखा एक वेरिएबल बनाया ARR का नाम का, जिसके अंदर मेरे 5 डिफरेंट वैल्यूज रखी हुई हैं। तो मेरे पास मेमोरी के अंदर क्या चलेगा इस वक्त, मेमोरी के अंदर ये काम चलेगा इस तरह कि मेरे पास जनाब एक एरे बन गई, फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर के ऊपर, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए, जिसके अंदर ये 5 वैल्यूज रखी हुई हैं। फिर जब मैं चेंज करूंगा तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रहा था, एक नया पॉइंटर बन, और इसको इसने क्या कहा हुआ है, ARR1 कहा हुआ है, ARR कहा हुआ है। ठीक है, जब मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कहता हूँ ARR के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे 2 सेट करा दो, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन नंबर 24 के एग्जीक्यूशन से क्या होगा जनाब, इस लाइन नंबर 24 के एग्जीक्यूशन से वो एक नया एड्रेस बुक नहीं करेगा, जैसे स्ट्रिंग क्लिक कर रहा था या नंबर क्लिक कर रहा था, वो इसी यहाँ पे ही जाएगा और यहाँ पे जाके उसको कर देगा TWO2। ये फर्क आ जाता है आपके पास प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है या फायदा क्या होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे, सबके अंदर ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले सबके अंदर वैल्यू चेंज हो रही थी, अब अभी जो मैंने काम करा उसकी वजह से सब जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं उनके अंदर कहीं एक भी चीज, जितने भी वेरिएबल्स उस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, अगर उस वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू के अंदर चेंज आ जाएगा। ये डिफरेंस आता है प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स का। नॉन प्रिमिटिव्स जैसे आप प्रिमिटिव्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही नॉन प्रिमिटिव्स को आपस में कंपेयर नहीं करवा सकते, ऑल्दो कि दोनों की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी रखा हुआ है कैट प्लेफुल है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी रखा हुआ है कैट प्लेफुल है, बट अगर आप ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 से कंपेयर करवाएंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक सेम वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज को वो कंपेयर नहीं करेगा, वो इन दोनों के लोकेशन को, एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, और दोनों का एड्रेस डिफरेंट है। इस तरह ARR1 के अंदर भी देखें 5 मेंबर्स रखे हैं 1 2 3 4 5, ARR2 के अंदर भी 5 मेंबर्स रखे हैं 1 2 3 4 5। आप जब दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा और ट्रू नहीं देगा, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एड्रेसेस नहीं है, दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट है। ये जो होते हैं वो कंपेयर बाय वैल्यू होते हैं, नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं, और जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो कंपेयर बाय एड्रेसेस होते हैं। हाँ, अगर आपने ये कहा कि ऑब्जेक्ट 3 जो है उसके अंदर आपने लिखा कार, ऑब्जेक्ट 3 जो है उसके अंदर आपने लिखा कार जिसका कलर पर्पल है, और ऑब्जेक्ट 4 को आपने कह दिया ऑब्जेक्ट 3 के बराबर है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों सेम एड्रेस और सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। जब आपने ये लिखा लाइन नंबर 4, इस लाइन के अंदर आपने लिखा ऑब्जेक्ट 4 = ऑब्जेक्ट 3, तो अब ये जो है वो दोनों सेम एड्रेस और सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जनाब प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स का। अब अगर मैं आर्टिकल को थोड़ी देर के लिए स्किप करूं और मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, तो नॉन प्रिमिटिव्स और प्रिमिटिव्स के अंदर का डिफरेंस बता देता हूँ आपको सिंपल दोबारा में, कि प्रिमिटिव्स के अंदर क्या होता है, अगर आपने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा var num1 = 10 15 कह देते हैं इस दफा, और मैंने कहा var num2 = 10, सॉरी इसको मैं कहूँगा num1 के बराबर है। देन मैं लेटर ऑन आके num1 की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो 15 एक नंबर है, नंबर जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं, सॉरी नंबर जो है वो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज पास बाय रेफरेंस नहीं होती, इसके अंदर आप बाद में अगर चेंज करेंगे तो पिछली वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिछली वैल्यू जो इस वाले वेरिएबल को असाइन हो चुकी थी वो असाइन हो चुकी थी। ठीक है,
तो जनाब प्रिमिटिव वैल्यूज इस तरह काम करती हैं जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं, नंबर्स आते हैं, स्ट्रिंग्स आते हैं, बूलियंस आते हैं, नल आता है और अनडिफाइंड आता है। ये सारी की सारी कहलाती हैं प्रिमिटिव वैल्यूज। प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर आप जब भी चेंज करेंगे तो वो पिछली वैल्यू को इग्नोर करेगा और नई वैल्यू सेट करवा देगा जहाँ पे आपने चेंज करा है। लेकिन जहाँ पे आपने पिछली दफ़ा लास्ट सेट करवा चुके थे वही वेरिएबल रहेगी, उसकी वैल्यू को आप पास बाय रेफरेंस लेकर नहीं चल रहे होते। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ num1 को और साथ साथ मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ num2 को, दोनों के अंदर 10 और अपनी अपनी वैल्यूज आएगी। num1 अभी भी 10 हो गया इस वाली लाइन की वजह से, लेकिन num2 अभी भी 15 ही रहा। ये प्रिमिटिव वैल्यूज हैं। नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर क्या होगा जनाब, मैंने कहा var obj इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने कहा ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना लें। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने घर का, तो मैंने कहा दिया नंबर ऑफ रूम्स 4 है, फ्लोर्स 2 हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने कहा var obj2 इक्वल्स टू एग्जैक्टली वही वाला काम है यहाँ पे, obj1 वाला काम है, obj1 वाला सॉरी सिर्फ obj वाला काम है। इसको obj1 कर देता हूँ मैं। और जब मैं आके यहाँ पे obj2 की किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ तो इससे नुकसान या फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि मैंने इस वाली लाइन में लाइन नंबर 12 के अंदर कहा हुआ था कि ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 की वाली पॉइंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 2 की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करा तो वो ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी को भी चेंज करवा देगा। ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पे मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट 2 प्लस शायद ना चल पाए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, तो मैं इसको कॉन्केट कराने के बजाय एक सेपरेट आर्गुमेंट के तौर पे पास करवा देता हूँ। हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया तो ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी भी रूम जो थे वो 5 आ चुके हैं, जबकि इनिशियली डेफिनेशन के टाइम पे मैंने उसको 4 रखा हुआ था। इस वाली लाइन की वजह से वो जो है वो 5 आ गए। ये होता है डिफरेंस पास बाय रेफरेंस के नुकसान, कि अगर आपने जो वैल्यूज़ हैं वो कह लीजिए कि आपने नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज यूज़ करी हुई हैं, तो उनके अंदर जब आप एक दफ़ा चेंज करेंगे तो बाकी जहाँ 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 जो जो चीज़ें उसको पॉइंट करनी सबकी जगह पे चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये पास बाय रेफरेंस इस तरह काम करता है। ताबिश आपको एक दफ़ा ये वाला टॉपिक एक दफ़ा आप समझाना चाहें अपने वर्ड्स में तो आप एक दफ़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर। जी बिल्कुल सर। अच्छा जी, इसमें क्या है बेसिकली कि हमारे पास हमने जावास्क्रिप्ट में क्या सीखा था कि भाई हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल बना रहे थे, तो वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग सेव करके देखा था, बूलियन सेव करके देखा था, नंबर सेव करके देखा था, ऑब्जेक्ट सेव करके देखा था, एरे सेव करके देखा था, इस तरीके से हमने चीज़ें सेव करके देखी थी। अच्छा, सारी चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं ये तो हमें सबको पता है, लेकिन अब ये जितनी भी इसकी डेटा टाइप्स हैं ये भी जो है ना किसी कैटेगरीज में आती हैं। किस कैटेगरी में आती हैं ये हमने देखा कि भाई कुछ हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव होती हैं और कुछ जो हमारे पास होती हैं वो नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, जिनकी हम जो है वो वैल्यू को जो हम अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती। ये हमारे पास होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो हमारे पास वो नंबर्स भी आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, बूलियन आ जाते हैं, नल और अनडिफाइन आ जाते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे हैं। ये क्या होता है, ये पास बाय जो है वो रेफरेंस होता है कि अगर हमने किसी एक जैसे हमने कोई एक एरे बनाई और हमने एरे में कुछ भी हमने डेटा को सेव कर दिया और वही एरे का नाम हमने किसी और एरे में सेव करवा दिया। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ARR1, और उसमें मैंने कोई एक एरे सेव करवा दी जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 के मैंने नंबर सेव करवा दिए। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया ARR2 और मैंने इक्वल टू देख के ARR1 पास कर दिया कि भाई जो ARR1 की वैल्यू है वही मैं ARR2 में भी सेव करना चाह रहा हूँ। सही है। अब जब मैं नेक्स्ट चेंज 2-3 लाइनों बाद अगर मैं किसी ARR1 में भी चेंज करता हूँ किसी वैल्यू को, या किसी आपके इंडेक्स पे जाके, या किसी ARR2 की भी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, तो उसका जो फर्क है वो दोनों ही एरे में पड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कि हमारे पास ये म्यूटेबल होती हैं, चेंजेबल होती हैं, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस होता है। आई गेस इतना इनफ है।
किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पहले क्लियर कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक को साफ सुथरा मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सवाल है यहाँ पे तो? जी, कोई सवालात किसी के अभी तक, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल है सवालात नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं जनाब हम। क्लियर है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, एक सिंपल सा आपको मैं क्या कर दूँ, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू को मैं यहाँ रोकता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स का ही है। इसमें हम ये एक अच्छा आर्टिकल होते हैं मोजिला डेवलपर्स के, इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू को तो चेक कर चुके हैं। अच्छा जी, डायनेमिक टाइपिंग। जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड डायनेमिक लैंग्वेज. Variables in JavaScript are not declared with and associated with any particular value type. Any variable can be assigned and reassigned values of all types. आपने एक वेरिएबल बनाया फू के नाम का, उसके अंदर आपने पास वाली वैल्यू फॉर टू जो कि नंबर है, फिर आपने फू ही वाले वेरिएबल के अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया बार, और फिर उसके बाद उसी वाले वेरिएबल के अंदर आपने एक वैल्यू टाइप कर दी ट्रू। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये आज़ादी होती है कि आप अपने वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह का डेटा रख पा सकते हैं। उसके अंदर आपको वेरिएबल की वैल्यू डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, डेटा एंड स्ट्रक्चर टाइप्स। कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके पास हैं? 6 डेटा टाइप्स दैट आर प्रिमिटिव्स चेक बाय टाइप ऑफ ऑपरेटर। कौन कौन सी प्रिमिटिव्स होती हैं आपके पास? अनडिफाइंड, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट यानी इंटीजर या नंबर में ही आती है। हम आपको जनरली इनको यूज नहीं कर होते हैं, और सिंबल्स ये भी हम अभी बहुत एडवांस वाली साइड पे चले जाएंगे, अभी हम फिलहाल इनको नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं कर होते। जबकि स्ट्रक्चरल टाइप के अंदर कौन सी होती है जनाब आपके पास? ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस। ऑब्जेक्ट की हम जब बात करते हैं तो एरेज भी एक तरह ऑब्जेक्ट ही हो जाती है आपके पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल डेटा टाइप के अंदर आते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं? ऑल all types except objects define immutable values, that is value that which cannot be changed. For example, unlike in C, strings are immutable. C को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग की। बात करें तो स्ट्रिंग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। We refer to values of these types as primitive values. जो immutable होते हैं वो primitive values कहलाते हैं। जैसे इनके अंदर कौन से आती हैं? बूलियन आती हैं, नल आते हैं, अनडिफाइंड आते हैं और नंबर आते हैं। अच्छा, ये वाली चीज हमने समझ ली है सही से कि इसको इम्यूटेबल क्यों कह रहे हैं। इसको इम्यूटेबल इसलिए कहते हैं कि आप इसको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी के अंदर इसका मतलब ये नहीं होता है जब आप उसकी नई वैल्यू असाइन करें। इम्यूटेबल मतलब ये हमें ये समझाया जा रहा है कि इम्यूटेबल्स मतलब ये होता है जिनको चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे आके लिखा, जैसे ये वाली एग्जाम्पल देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, इसकी वैल्यू रखी 15, और उसके बाद मैंने नंबर 1 की वैल्यू 10 कर दी, तो क्या ये चेंज नहीं हो गया? नंबर 1 की वैल्यू 15 से 10 हो गई, चेंज हो गई वैल्यू। इसको इम्यूटेबल इस वजह से कहा जा रहा है कि जब आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये उसी लोकेशन पे जाके चेंज नहीं करता, ये एक नया एड्रेस बुक करता है, वहां पे नई वैल्यू बैठाता है, और आपके अब जो आपका वेरिएबल है उसको उस वैल्यू पे नई वैल्यू पे पॉइंट करना शुरू हो जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात क्लियर हो गई? मैंने एक्सेल शीट की मदद से समझाने की कोशिश करी थी कि इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज तो हम करके देखते हैं फ्रंट एंड पे। फॉर एग्जांपल हम कोड के अंदर आके चेंज करूं, मैं वैल्यू चेंज करूं, 10 से 15 कर दी, ए से बी कर दी, हेलो से बाय कर दिया, इस तरह के, या ट्रू से फॉल्स कर दिया, तो ये तो चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसी एड्रेस पे जाके चेंज कर रहा है। चेंज होने का मतलब ये होता है कि वो एक नया एड्रेस बुक करेगा और वहां जाके चेंज करेगा। जी आरफी। तो सर अगर फिर मुझे पुरानी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो क्या मुझे जो नई वैल्यू असाइन की उसको डिलीट करना पड़ेगा? नहीं, आप जैसे आप पुरानी कह रहे वैल्यू हैं को एक्सेस नहीं कर सकते, वो पॉइंटर लूज हो गया आपका। अब वो गार्बेज अच्छा, कलेक्टर चलेगा तो उसको गार्बेज को कलेक्ट कर लेगा, ओके सर। वो गार्बेज हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको पुरानी वैल्यू असाइन करनी है तो आपको पुरानी वैल्यू किसी टेम्पररी वेरिएबल के अंदर होल्ड करके रखनी पड़ेगी। अगर आपने होल्ड करके नहीं रखी तो आप उसको लूज कर चुके हैं हमेशा के लिए। अच्छा, वापस आओ मैं यहाँ पर कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो क्या क्या कहलाती हैं, जो कि प्रिमिटिव वैल्यूज कहलाती हैं। और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती हैं? जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी,
ये चीज़ें फजूल में बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम। ये टॉपिक्स अच्छे होते हैं अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट को ओवरऑल पढ़ना चाहें तो developers.mozilla.org पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट से मिल जाते हैं आपको। बहरहाल यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं बाद में अगर आप चाहें तो। मैं इसको फ़िलहाल कवर नहीं करवाऊँगा। मैं आपको प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर जो बेसिक एग्जांपल बता सकता हूँ वो यही है कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो फंक्शंस के अंदर रेफरेंस हो, चाहे वो आपके पास एरेज हों, या चाहे वो प्लेन ऑब्जेक्ट हों, वो सारे के सारे जो कहलाते हैं वो सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव कहलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव होने की वजह से ये म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब आप इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने से एक नुकसान ये भी होता है कि जितने बाकी एड्रेसेस उस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं सबके अंदर चेंज आ जाएगा। अच्छा ज़रा ये बताइएगा, मैंने कहा वार ओबीजे, मैंने कहा ओबीजे 3 इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है डे ऑफ वीक कॉलन 6 नेम कॉलन सैटरडे। ओबीजे 4 इक्वल्स टू डे ऑफ वीक मैंने कह दिया 5, और बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर मैंने आके लिखा ओबीजे 4 डॉट डे ऑफ वीक इक्वल्स टू 6 की जगह मैंने कह दिया इसको 5। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा इस तरह जैसे मैंने यहाँ करवाया था, किसको, ओबीजे 3 को और 4 को, 3 और 4, और यहाँ पे भी मैं 3 और 4 करवा दूँ, 3 और 4। तो बताइए 3 का क्या आउटपुट आएगा, 4 का क्या आउटपुट आएगा, ये बताइए जरा, मुझे कोशिश कीजिए बताने की। ओबीजे 3 का क्या आउटपुट आएगा? सर 3 का तो सेम ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट 4 का है ना, डेज ऑफ वीक है ना, वो 5 हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट 3 का डे ऑफ वीक 5 नहीं होगा? नहीं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? आपने कहा था ना सर ये कंप्यूट बाय मतलब वैल्यू रेफरेंस। हाँ इस अच्छा ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 की जो वैल्यूज है वो एक जगह पे स्टोर होंगी क्योंकि वैल्यूज सेम है क्या? ऐसा था। आप बताएं, थोड़ा सा सोचें इस बारे में। सर मुझे ये लग रहा है क्योंकि वैल्यूज एक जगह स्टोर होंगी तो दोनों में चेंज आ जाएगा, ये वैल्यूज सेम है दोनों की। अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए बता दूं कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। देखें, इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दफ़ा बना था, और यहाँ पे मैंने खुद स्पेसिफिकली कहा था कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट 2 जो बनाओ वो ऑब्जेक्ट 1 के ही एक और नाम दे दो। ऑब्जेक्ट 1 के ही असल में एक और नाम हो गया ऑब्जेक्ट 2, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों के अंदर सेम कीज़ हैं, 6 डे ऑफ वीक और नेम, और सेम वैल्यू है 6 और सैटरडे। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल टू के बाद असाइन ऑब्जेक्ट 3 को नहीं करा हुआ। ऑब्जेक्ट 4 के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट 4 जो है वो ऑब्जेक्ट 3 के बराबर है। अगर मैं ये कहता तो ये वाला चेंज जो है ये दोनों जगह चेंज लेकर आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक नया वेरिएबल असाइन करा और नई वैल्यू असाइन करी है, तो ये वाला चेंज जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट 4 के अंदर चेंज लेकर आएगा। ऑब्जेक्ट 3 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर देखें क्या है, डेज ऑफ वीक के अंदर 6 ही आया है, और ऑब्जेक्ट 4 के अंदर डेज ऑफ वीक के अंदर 5 आ गया। जबकि अगर मैं चेंज ये करता कि मैं ऑब्जेक्ट 4 को ऑब्जेक्ट 3 के बराबर कह देता, हाँ, अब जब मैं चेंज करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो फर्क आएगा कि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी डेज ऑफ वीक 5 आ गया जो कि पहले 6 था, और ऑब्जेक्ट 4 के अंदर डेज ऑफ वीक जो है वो 5 ही रहा इस वाली लाइन की वजह से, ठीक है। चाहे वैल्यूज सेम हो, आपने देखना है कि आपने असाइन किस तरह करा हुआ है, यूज कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक और इस एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मेरे पास नॉन प्रिमिटिव, इसी की मैं एक अलग फाइल बना देता हूँ ताकि आउटपुट थोड़ा सा क्लियर होता चले जाए। ये मैंने क्या कर दिया, फोल्डर की कॉपी बना दी।
हाँ मैंने फोल्डर कॉपी बना दी है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। इस वाली फाइल को मैंने करा कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैंने कहा रीनेम कर दो -2। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या काम करता है, जो कि मेरे पास कह लीजिए प्रिंट ऑल मेंबर्स, इसको एक एरे मिलती है मेंबर्स नेम और ये हर मेंबर का नेम प्रिंट करता है। तो ये क्या करता है, एक फॉर का लूप लगाया var I इक्वल्स टू 0। ठीक है, I जब तक लेस देन है AR की लेंथ से और I के अंदर इंक्रीमेंट करना। और हमें पता है थोड़ी देर के लिए कि ARR के हर इंडेक्स के अंदर console.log द नेम इज ARR के हर इंडेक्स पे एक नेम के नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं ARR भी बना दूं आपके लिए, सिर्फ समझना ताकि इस फंक्शन को आसान हो जाए। मैंने कहा var ARR इक्वल्स टू एक एरे है, या इधर मैं चेंज रख लेता हूँ, मैंने कह दिया स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स की एक एरे है जिसके अंदर नेम कॉलन ताबिश एज कॉलन 25। इस तरह ताबिश की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, सॉरी। मैंने कहा नेम कॉलन हमाद, एज कर दी मैंने 30। मैंने एक और बना लिया, नेम कर लें इसको जाहिद कॉलन फिल, एज मैंने कह दी इसकी 20 है। 3 अभी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, और मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा और फंक्शन को मैंने AR की जगह पे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट्स की एरे। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सबका नेम आ गया, ताबिश, हमादा और जाहिद। अब पास बाय रेफरेंस से नुकसान क्या होता है, यहाँ पे मैंने कहा एक और फंक्शन बनाओ ऐड स्टूडेंट्स के नाम का। इसको क्या मिलेगी जनाब, इसको स्टूडेंट्स की एरे मिलेगी और ये क्या काम करेगा, स्टूडेंट्स के अंदर साथ में इसको मिलेगा नेम और एज। तो ये क्या काम करता है, ये करता है ये है कि जो एरे मिली है ना उसके अंदर पुश कर देता है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से कौन कौन सी प्रॉपर्टी बैठानी, नेम की प्रॉपर्टी बैठानी और एज की प्रॉपर्टी तो बैठानी। तो नेम कॉलन नेम, इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अंडरस्कोर नेम कर दिया और इसको मैंने अंडरस्कोर एज कर दिया। तो नेम कॉलन अंडरस्कोर नेम, एज कॉलन अंडरस्कोर एज। तो जो भी एरे मिलेगी वो क्या काम करेगा, उस एरे के अंदर एक और स्टूडेंट्स को ऐड कर देगा। जैसे अभी 3 स्टूडेंट है तो वो 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा। अब मैंने यहाँ पे कहा ऐड स्टूडेंट्स, कॉल करा और मैंने उसको पास कर दिया ST स्टूडेंट्स की एरे के अंदर। नेम के अंदर मैंने पास कर दिया ताहा, एज मैंने कर दी 28। मैंने कह दिया खुर्रम, एज मैंने पास कर दी 22। तो देखें अब पहले प्रिंट और पहले मेंबर्स की तादाद कितनी थी, 3 थी और 3 के प्रिंट कर देता था। पास बाय रेफरेंस से क्या हुआ कि जो मैंने एरे पास करी है, इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स की एरे पास करी है, ये उसी रेफरेंस के अंदर ये वाला चेंज कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और पास करता तो मैं उस रेफरेंस के अंदर चेंज आता, बल्कि किसी और के अंदर चेंज आता। तो पास बाय रेफरेंस से नुकसान क्या होता है कि जो भी आपने रेफरेंस पास करा हुआ है वो उसको परमानेंटली चेंज कर रहा है। ये फर्क आता है कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दोबारा। तो ऐड स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड, मैंने कुछ गलती कर दी है, ऐड स्टूडेंट्स के नाम का मेथड है, सॉरी। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास वो 3 स्टूडेंट्स तो थे साथ में, लेकिन अब ये ताबिश और खुरम और ताहा और खुरम मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। जबकि अगर मैं इसको चेंज करता, मैं इसको इस मेथड कॉल को बाद में ले जाता तो अब वो 3 ही दिखाएगा। लेकिन इन दोनों लाइन की एग्जीक्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, अब उसके अंदर 2 मेंबर्स मजीद बढ़ गए, 5 देखिए मेरे पास प्रिंट स्क्रीन पे 3 होंगे, लेकिन क्योंकि पहले प्रिंट हो गए बाद में 2 ऐड करें तो मेरे पास टोटल होंगे वो 5 ही होंगे। 3 दिखा रहे और उसके बाद 2 और ऐड हो गए,
पास बाय रेफरेंस से क्या हो रहा है, पास बाय रेफरेंस से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये हो रहा है कि जब भी आप पास बाय रेफरेंस करवाएंगे वो क्या काम करेगा, वो आपकी एक्चुअल डेटा को चेंज करवाएगा। एक्चुअल डेटा को चेंज करने से नुकसान ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल स्टेट है वो लूज हो जाती है, ओरिजिनल स्टेट को आप मेंटेन नहीं कर पाते। दोबारा आप कभी भी वापस मतलब दोबारा आप कभी भी स्टूडेंट के अंदर 3 मेंबर्स पे दोबारा वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपने दो नए मेंबर्स ऐड कर दिए। ये थोड़ा सा नुकसान होता है। अभी हम इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हमें इसका डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स को समझाने के लिए सिंपल ये बता दूं आपको, दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं आसान अल्फाज में कोशिश करके, कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियन अनडिफाइंड और नल भी हैं, लेकिन आमतौर पर स्ट्रिंग्स, नंबर्स और बुलियन जो हैं वो आपके पास प्रिमिटिव वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज का फायदा ये होता है कि आपने अगर इसको एक दफा चेंज करा तो उसकी जो बाकी पॉइंटर्स हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पॉइंटर्स ने अपनी अपनी कॉपी बना के अपने अपने पास रखी होती हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह चलते रहेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और एरेज। इनके अंदर होता ही यह है कि अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम लोकेशन पे पॉइंट कर दिया तो जब आप एक जगह चेंज करेंगे तो सब जगह चेंज आना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ नॉन प्रिमिटिव वर्क्स। और आपको ये बता रहे हैं, एक और एग्जांपल भी आपके पास आर्टिकल है जो प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स को डिस्कस कर रही है, जिसके अंदर वही वाली बात बताई जा रही है कि ये बूलियंस, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, नल, अनडिफाइंड, सिंबल अभी हम नहीं देखेंगे। ये 6 आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो प्रिमिटिव्स कंसीडर की जाती हैं, और बाकी जो हैं आपके पास वो नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर कौन से आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और एरेज भी आ जाती हैं, जो कि क्लोजिंग नोट पे चले गए। एरेज यहाँ पर डिस्कस नहीं करी उन्होंने। ऑब्जेक्ट्स और एरेज जो है आपके पास वो नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। An object is a collection of properties. These properties are stored in key value pairs. Properties can reference any type of data, including objects or non-primitive values or primitive values. ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट हमें ऑब्जेक्ट्स का आइडिया है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स क्या होती हैं। तो नॉन प्रिमिटिव्स वो वाली वैल्यू होती हैं जो पास बाय रेफरेंस होती हैं। आप उनका रेफरेंस की वजह से एक जगह चेंज करो तो सब जगह उसका चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप तब कुछ टाइम लेंगे इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या ये क्या चीज होती है और कैसे काम करती हैं। सर मेरे ख्याल से आई गेस इनफ है ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, देख लें आप। कोई सवालात हो किसी के, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज आप। अच्छा, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है, क्योंकि हम HTML से हटे हैं, जावास्क्रिप्ट पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे रह के काम कर रहे हैं, कंसोल पे रह के काम कर रहे हैं, थोड़ा सा खुश्क टॉपिक हो जाते हैं ये, बट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ताकि आगे जब जाके हम इंशाल्लाह रिएक्ट पे जब जाएं तो हमारे लिए ये चीज़ें जब उस टाइम हम पहली दफ़ा ये चीज़ें करके देखें तो हमारे लिए समझने में आसान रहे। इसलिए प्रिमिटिव्स, नॉन प्रिमिटिव्स, होस्टिंग, क्लोजर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आऊँगा इसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आसान टॉपिक आ रहे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स, कंडीशंस क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, ES6 के अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस क्या हैं। ES6 के अंदर यानी ECMAScript 6, अब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो ECMAScript 5 कहलाती है, जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन है, ES 2015 भी कहलाती है। ES6, ES7, ES8 नए वर्जन आते जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों ज़्यादा जल्दी से फ्रिक्वेंटली आने शुरू हो गए, वरना ये काफ़ी टाइम से ES5 चल रही थी। बट होती क्या है ES6 और कैसे काम करती है, ये हम अभी डिस्कस करना है। इसके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला चेंज हम देखने जाएंगे वो फंक्शंस के अंदर देखने जाएंगे। अच्छा जी, ये वाला फंक्शन तो हमें सबको पता है जनाब। फंक्शन हम लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और फिर फंक्शन की बॉडी आती है। इस तरह ये नॉर्मल फंक्शन लिखा जाता है, और इसको कॉल करने का तरीका क्या कहता है, फंक्शन का नाम और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। जैसे आपने टेस्ट के नाम का एक फंक्शन बनाया और टेस्ट को कॉल कर लिया। अच्छा, ये 2-3-4 चीज़ें बताई उन्होंने फंक्शन की। ES6 वाले एग्जांपल के ऊपर आओ जो मैं, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं ये बता दिया उन्होंने। अच्छा, ES6 के अंदर क्या डिफरेंस आया फंक्शन के अंदर, पहला चेंज आपके पास यहाँ से मिलना शुरू हुआ कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन के अंदर अगर आप इस तरह चाहें तो आप ECMAScript 6 के अंदर से, यानी अब जब आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, आपका ब्राउजर ECMAScript 6 समझ सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के साथ मिला के भी।
पहला आपके फंक्शन के अंदर क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स के। आप अपने फंक्शन को चाहें तो डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे एक ऐड के नाम का फंक्शन है, उसको दो पैरामीटर मिले हैं ए और बी। ये क्या काम करता है, ए की वैल्यू आपने रखी हुई कुछ भी नहीं रखी हुई, ए खाली छोड़ दिया फंक्शन, और बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब ये बी इक्वल टू 1 क्या होता है, बी इक्वल टू 1 ये हुआ कि अगर मैं फंक्शन ऐड के फंक्शन को कॉल करते हुए बी की कोई वैल्यू पास ना करूं तो बी की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेना। जैसे यहाँ पे देखें मैंने पास क्या करा 4, मैंने बी की कोई वैल्यू पास नहीं करी, 4 कहाँ जाएगा, ए की जगह पे जाएगा। बी की जब कोई भी वैल्यू नहीं गई तो बी की वैल्यू उसने क्या कहा, बी की वैल्यू उसने कह दिया 4, सॉरी 1, तो वो क्या करेगा 4 + 1 कर देगा 5। जब मैं इस वाले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 5। द अबव फंक्शन sets the value of b to by default 1. The function will always consider the parameter b to bear the value 1 unless the value has been explicitly passed. या तो आप इसको explicitly पास कर दें, आप कहते हैं add 4,8, तो b की वैल्यू क्या ले लेगा, वो 8 ले लेगा। लेकिन अगर आपने b की वैल्यू पास नहीं करी तो b की वैल्यू वो क्या कंसीडर करेगा, 1 कंसीडर करेगा। कैसे जनाब, छोटा सा जल्दी से मैं आके ये एग्जांपल 1 के अंदर क्या काम कर रहे हैं जनाब। सेकंड पैरामीटर को 10 लगा हुआ है, वो डिफॉल्ट पैरामीटर वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट पैरामीटर वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। अच्छा मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई es6-functions.js, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया क्लियर। सबसे पहले मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, डिफॉल्ट पैरामीटर वाली एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे काम करता है जनाब, डिफॉल्ट पैरामीटर्स ऐसे काम करता है कि आपने लिखा फंक्शन, इसके अंदर कुछ और काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड यूजर, इसके अंदर मैंने कहा नेम, एज और जेंडर, और इसके अंदर मैंने console.log, द नेम इज कॉन्कैट करा देते हैं नेम, इस तरह एज और जेंडर भी कॉन्कैट करा देते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐड यूजर को कॉल कराया और उसको मैंने पास कर दिया नेम ताहा, एज मैंने पास कर दी 28 और जेंडर पास कर दिया मैंने मेल। सिंपल सा काम है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। नोट के बाद इस फाइल का नाम था es6, तो मेरे पास सिंपल सा आ गया, द नेम इज ताहा, एज इज 28, जेंडर इज मेल। अब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों पास नहीं करता, एक और मैंने फंक्शन कॉल यूज करी और मैंने पास कर दिया फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ नेम पास करा, सैम्पल यूजर, सिर्फ और सिर्फ नेम पास करा मैंने। ठीक है, तो ताहा वाला अपनी जगह चल गया, नेम ये आ गया ताहा, एज 28 आ गई, जेंडर मेल आ गई। जबकि सैम्पल यूजर के अंदर देखें तो नेम इज सैम्पल यूजर, एज क्या आई अनडिफाइंड आई, जेंडर क्या है अनडिफाइंड आया। इससे बचने के लिए मेरे पास क्या तरीका अवेलेबल है, मेरे पास एक तरीका अवेलेबल है कि मैं डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया जेंडर डिफॉल्ट पे कह दो डिफॉल्ट इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कह दिया मेल। तो यहाँ पे मैंने जेंडर पास नहीं करी और एज पास नहीं करी, लेकिन एज की मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी हुई और जेंडर की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। तो वो क्या करेगा, एज को अभी भी अनडिफाइंड छोड़ देगा और जेंडर क्योंकि मैंने पास नहीं किया तो यहाँ पे दिखा देगा वो मेल सेट करा देगा, जबकि सैम्पल यूजर के लिए मैंने कोई भी जेंडर पास नहीं करी हुई। इसको मैं कर दूं, चलें क्लियर नहीं करते ताकि आप देख सकें। ऊपर एग्जीक्यूट कराया तो ताहा के लिए तो सही चला उसी तरह जैसे ये 3 था, ये 3 लाइन इसी तरह आई। जबकि सैम्पल यूजर के लिए देखें तो सैम्पल यूजर के लिए नाम सैम्पल यूजर आया, सैम्पल यूजर आ गया, एज अनडिफाइंड थी अनडिफाइंड आई, जेंडर क्या आ गया मेल आ गया, जबकि यहाँ पे जेंडर था ही नहीं, अनडिफाइंड आ रहा था। तो ये तरीका होता है आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने का, कि अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने वैल्यू पास नहीं करी हुई और आपने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करा हुआ है तो वो फंक्शन के अंदर वो डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेगा। अब यहाँ पे आके मैंने एक और कह दिया फॉर एग्जांपल सैम्पल 2, एज मैंने पास कर दी 25 और जेंडर मैंने पास कर दी फीमेल। तो ये अपनी जगह चलेगा, तीनों पैरामीटर्स वही ले रहा है। एज सैम्पल 2 है, जेंडर 20 सॉरी नाम जो है वो सैम्पल 2 है, एज 25 है और जेंडर क्या है फीमेल आया। जबकि यहाँ पे जेंडर मेल आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको पास नहीं करी थी और डिफॉल्ट पे सेट हुई थी मेल। अच्छा,
डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स होते हैं वो आखिर के होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप डिफ़ॉल्ट आखिर का कोई पैरामीटर सेट नहीं करें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आखिरी पैरामीटर की कोई वैल्यू सेट नहीं करी हुई और बीच वाले पैरामीटर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर दी, तो अब ये गलत है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको कॉल करूँगा और कॉल करते वक़्त मैंने कोई एज पास नहीं करी, तो वो सेकंड पैरामीटर मैं यहाँ पे तो ये बताना चाह रहा हूँ ना कि ये जो है वो नाम है और ये जो है वो जेंडर है। जबकि वो क्या देखेगा? वो कहेगा ये नाम है फर्स्ट पैरामीटर, एज 25 को नहीं कंसीडर करेगा, एज को कह देगा वो मेल और जेंडर अनडिफाइंड सेट करा देगा। तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो आखिरी होने ज़रूरी हैं, बीच वाले पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी जाती। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आखिर के 2 पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। तो अब मैं ये दोनों चीज़ें हटा फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी तरह छोड़ता हूँ, सॉरी, और मैंने यहाँ पे एज पास कर दी 28, इसको क्लियर कर दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें क्या हुआ। ताहा के लिए नेम मैंने पास करा हुआ था ताहा, नेम आ गया ताहा, ये रहा। एज मैंने 25 डिफ़ॉल्ट रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एज पास करी 28, तो एज क्या आई? 28 आई। जेंडर मैंने यहाँ पे ताहा के लिए कोई पास नहीं करी थी, जेंडर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कही थी मेल, तो जेंडर क्या आ गई मेरे पास? मेल आ गई। ये वैल्यू मेरे जो पास करी थी वो वाली उठी और ये वैल्यू जो मेरे डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो वाली उठ गई। जबकि सैंपल यूज़र के लिए देखें तो एज भी मैंने पास नहीं करी, तो एज भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठी है और जेंडर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठी। सैंपल यूज़र 2 के लिए मैंने दोनों वाली चीज़ें पास करी थी। यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ थोड़ा-सा, 27 कर देता हूँ इसको मैं। तो सैंपल यूज़र 2 के लिए जो मैंने दोनों चीज़ें पास करी थी, एज भी मैंने पास करी थी अलग से और जेंडर भी मैंने अलग से एक्सप्लिसिटली पास करी थी, तो जो एक्सप्लिसिटली पास वैल्यू थी वो वाली उठ गई, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को उसने इग्नोर कर दिया। तो दिस इज़ हाउ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फंक्शंस। कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करी हुई है तो और आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट की वो वाली पास नहीं करी, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा और अपना काम कर लेगा। ये समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? जी, इसमें कोई सवालात किसी के? मजीद नो सर। मजीद एग्जांपल्स की ज़रूरत है? ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये थी एग्जांपल आपके पास किसकी? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की, कि अगर आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं करी हुई और आर्गुमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास रखी हुई आपने, तो वो क्या करता है? वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेता है और अपना काम कर देता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में स्ट्रिंग भी आ सकता है जैसे ये रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नंबर भी आ सकता है जैसे ये रखा हुआ है, और डिफ़ॉल्ट में आपके पास पूरी एक एरे भी आ सकती थी। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू मैथ्स फिजिक्स, फॉर एग्जांपल ये। तो अब सब्जेक्ट्स का वेरिएबल अगर मैंने जैसे यहाँ पे किसी को भी पास नहीं करा हुआ और सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे लॉक करवाऊंगा, तो सब्जेक्ट की हमेशा यही 2 वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सब्जेक्ट्स की वैल्यू को मैं यहाँ से एक्सप्लिसिटली भी पास करवा सकता हूँ। ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शंस हमने देख ली सबने। सर आई गेस ऊपर एक वो होगा ना, रेस्ट पैरामीटर भी होगा। सॉरी, रेस्ट पैरामीटर्स हम यहाँ तक देख के गए थे। सॉरी, मैं ये वाला एक रेस्ट पैरामीटर्स वजह से, रेस्ट पैरामीटर्स आर सिमिलर टू वेरिएबल्स, वेरिएबल वैल्यू आर्गुमेंट्स इन जावा। अच्छा जी, रेस्ट पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं जनाब? रेस्ट पैरामीटर्स ये होता है आपके पास, थैंक यू, मैं ये वाली चीज़ मिस कर गया था। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर्स के लिए एग्जांपल क्या लेने? फंक्शन का नाम एक तो मुझे अभी थोड़ा सा सोचना है, पता नहीं क्यों आज मैं ज़्यादा ही वो चल रहा हूँ। रेस्ट पैरामीटर्स इसको मैंने सिंपल fn1 कह दिया। कुछ भी काम इसके अंदर मैं लॉग ही करवाऊंगा एक्चुअली, अभी थोड़ी देख लेना। ठीक है, इन 3 स्टेटस को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरा ये जो प्रिंट आ रहा था ये थोड़ा सा साइज छोटा हो सके। fn1 के नाम का फंक्शन लिया हुआ है, इसको मैंने 2 चीज़ें दी। मैंने कहा ये चीज़ लेगा, एक नेम लेगा और एक पैराम्स लेगा। अब ये होता क्या, ये 3 डॉट्स के साथ जो आपने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा एक, इसके अंदर इसकी जगह पर आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने कहा नेम
ये कॉन्कैट क्यों करा है और ये कॉमा क्यों दिए ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैंने fn1 को कॉल करा और इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा मैंने नेम पास करा u1 यूज़र 1 के लिए, और फिर मैंने इसको एक पैरामीटर पास करा सिर्फ और सिर्फ जैसे आज नेम आज आज फॉर एग्जांपल आज मैंने पास करा नेम पास कर दिया मैंने सैटरडे, और यहाँ पे पास करा मैंने आज का डेट है, आज है 5। देन मैंने fn1 दोबारा पास करा सैटरडे 5 के बाद मैंने पास कर दिया नवंबर यानी 11 महीना, और यहाँ पे पास कर दिया मैंने 2020। ठीक है, इसको कर देना क्लियर। मैंने इस वाले को एग्जीक्यूट कराया तो पहले क्या आया मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ आया सैटरडे और 5, जबकि यहाँ पे आप देखें तो अदर नंबर पैरामीटर्स को, इस वाले पैरामीटर्स में मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 आया। जबकि मैंने जब fn1 को दोबारा कॉल करा सैटरडे पास करा होता नेम की जगह पर, और अदर वैल्यूज के अंदर मैंने 5 और नवंबर पास करा होता, तो 5 और नवंबर दोनों आ रहा है। एक्चुअली ये एक एरे होती है और इस एरे के ऊपर आप आइटरेट कर सकते हैं पूरा। इसको मुझे यहाँ से ये हटा देना चाहिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो देखें आप सेकंड पैरामीटर जो है पैरामीटर्स के, इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ द बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 200 हो, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। और 3 डॉट्स से आप ये बताते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो डायनेमिक हो सकती है। मतलब जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स के अंदर, आप कहते हैं पहला पैरामीटर का नाम नेम है, और दूसरे पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर जितने भी होंगे वो सारे के सारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपको फंक्शन के अंदर एक एरे मिलेगी, और फिर आप इस एरे के ऊपर आइटरेट करें या जो भी काम करें आपकी मर्जी होती है, आप उसको जैसे भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखें जब फर्स्ट टाइम कॉल करा तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 5 पास करा, जब सेकंड टाइम कॉल करा तो मैंने उसको 2 चीजें पास कर दी, 5 और नवंबर पास कर दिया, जब थर्ड टाइम कॉल करा तो मैंने 5 नवंबर और 2020 तीन चीजें पास कर दी। तो इस तरह आप एक फंक्शन को रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स के साथ काम कर सकते हैं कि बाकी जितने भी पैरामीटर्स मिले उनका उनका उनको लेके कुछ प्रोसेस करवा देना, कुछ आपकी मर्जी के फंक्शन के अंदर आप उसको किस तरह प्रोसेसिंग करवाते हैं। और कोई एग्जांपल आपके पास ताबिश रेस्ट पैरामीटर्स यूज करने की? नहीं, बस आई गेस यही है, क्योंकि ये रेस्ट पैरामीटर इसीलिए इस्तेमाल कर होते हैं कि चूंकि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करते हुए हमें पता नहीं कि भाई वो कितने पैरामीटर पास कर सकता है। सपोज समटाइम हमें नहीं पता होता कि भाई कितने पैरामीटर पास कर सकता है, तो उन चीज़ों पे हम ये ज़्यादा इस्तेमाल कर होते हैं रेस्ट पैरामीटर के, 1 पास करे या 2 पास करे 3 पास करे तो मेरा एटलीस्ट कोड ना पढ़े, और जितनी भी चीज़ें वो पास कर रहा है एटलीस्ट वो फंक्शन के अंदर मैं उसको रिसीव कर सकूँ। जिसके लिए जो हम इसको बेसिकली रेस्ट पैरामीटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमेशा ये वाली बात याद रखनी है कि जब भी हम ये रेस्ट पैरामीटर की हम बात कर रहे होंगे, ये ट्रिपल डॉट और ये पैराम्स में लिखा है, तो पैराम्स में हमेशा एरे आ रही होगी, भले वो एक चीज वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हो या 2 कर रहा हो या 3 कर रहा हो, हमेशा ये एक एरे आ रही होगी। तो अगर मुझे इसके पहले वाले इंडेक्स को चाहिए होगा तो मैं वही पैराम्स और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0 इंडेक्स को पास कर रहा हूँ, तो मैं उसी तरीके से मैं कर सकूंगा। ऐसा नहीं है कि पैराम्स करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, हमेशा बात याद रखनी है कि पैराम्स जो है वो हमेशा जो है वो एक एरे हमें रिटर्न कर रहा होगा। और ये आई गेस इसमें और ये वाली बात कि जिस तरह डिफॉल्ट आर्गुमेंट लास्ट वैल्यूज होती हैं, इस तरह पैराम्स भी हमेशा लास्ट वैल्यू होते हैं। ऐसा नहीं करता आपके पैराम्स के बाद आपने एक और कह दिया, फॉर एग्जांपल P2 कह दिया आपने, तो ये P2 कभी भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप इसको फंक्शन के अंदर यूज कर लें, लेकिन वो जितने भी आप पैरामीटर पास करते जाएंगे सबको वो पैराम्स के अंदर काउंट करते चला जाएगा। तो पैराम्स हो या डिफॉल्ट वैल्यूज हो, आप इनको हमेशा लास्ट आर्गुमेंट के तौर पे ही यूज करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। एनोनिमस फंक्शन हमने अभी देख लिया था कि फंक्शन एज वेरिएबल जब हम यूज करते हैं तो फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं देते, तो वो चीज़ कहलाती है एनोनिमस फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नाम नहीं है। आपने लिखा है var res इक्वल्स टू फंक्शन, और इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, इसके आर्गुमेंट्स आ गए और उसकी बॉडी आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा है var f इक्वल्स टू फंक्शन, और आपने f को कॉल कर लिया तो ये इसने रिटर्न हेलो करा था, तो आपके पास हेलो का मैसेज आपके पास आ गया। एनोनिमस फंक्शन के अंदर आप चाहें तो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, एक्स और वाई, ये कोई नई चीज़ नहीं है एनोनिमस फंक्शन हमारे लिए। जैसे एक फंक्शन था प्रोडक्ट के नाम का, उसको क्या करता है वो काम ये करता है, अच्छा ये तो छोड़ दें इसको, कि फंक्शन के अंदर फिर उस ये फंक्शन ये FUNC वाला फंक्शन जो है उसने यहाँ पे यूज़ करा, रिजल्ट के अंदर यूज़ करा, और फिर रिजल्ट को लॉक करवा दिया। थोड़ा सा ज़बरदस्ती करिए, काम लंबा हो गया। आप इस वाली स्टेटमेंट को देखें कि वार फंक्शन इक्वल्स टू एक्स और वाई लेता है ये, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देता है। आपने क्या कर दिया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा, तो जो इसका रिजल्ट आया वो क्या हो गया, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करके 200 आ गया आपके पास रिजल्ट। तो ये
एनोनिमस फंक्शन कैसे होते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिनका कोई अपना नाम नहीं रखा आपने, लेकिन ये फंक्शन एज वेरिएबल भी के एग्जांपल में भी आता है कि आपने इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। क्यों स्टोर करवाया हुआ है? ताकि आप इसको यूज कर सकें। अच्छा, फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी आपके पास होता है कि न्यू फंक्शन करके आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हैं। हमने कंस्ट्रक्शंस वाली एग्जांपल में देख लिया था। रिकर्जन इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, रिकर्जन एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। रिकर्जन कैसे समझाऊं मैं आपको अभी? रिकर्जन समझा सकते हैं ताबिश आप अभी? नहीं, रिकर्जन से पहले हमें जो है ना ये वाला करना चाहिए, क्या कहते हैं, एनोनिमस रिकर्सिव वाला, जो अपने आप को फौरन उसी टाइम कॉल कर लेता है। पहले हम उसमें आ हाँ, जाते हैं आई गेस। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, IIFE, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा इजी है आई गेस। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस कौन से होते हैं? आपको कभी कभार जैसे आपने देखा था, मैंने ये स्कोप बनाया था, इस तरह रह के काम कर रहे थे हम, जब हम लेट और कॉन्स पढ़ रहे थे। तो स्कोप्स आमतौर पे आप कोड करते वक्त स्कोप नहीं बनाते, बल्कि आप एक फंक्शन बनाते हैं पूरा। आपने कहा फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, इसकी राउंड ब्रैकेट और इसकी कर्ली ब्रैकेट्स, यानी ये एक क्या है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है। आपने इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करा और यहाँ पे ही आपने इसके राउंड ब्रैकेट भी लगा दी मजीद। मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन बन गया जो इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा। इस फंक्शन का नाम तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही डिफाइन होगा वैसे ही कॉल हो जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि आपके पास एक छोटा सा स्कोप आ जाता है यहाँ पर। इस स्कोप के अंदर आप अपनी मर्जी का कोई काम भी कर सकते हैं, और बाहर वाले वेरिएबल्स को उनकी उस स्कोप का पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये चीज कहलाती है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस, या IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शनल एक्सप्रेशन, IIFE, ठीक है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि IIFE क्या चीज होते हैं, तो ये इनका नाम है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शनल एक्सप्रेशंस या फंक्शन एक्सप्रेशंस। कि इसका फायदा ये होता है कि आपके पास एक छोटा सा स्कोप, अपना एक प्राइवेट स्कोप आ गया है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी का काम कर लें। और इसका क्योंकि कोई नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ABCD कुछ नहीं है, तो आप इसको बाद में कॉल नहीं कर सकते। जब आप इसको बाद में कॉल नहीं कर सकते तो आपको उसी वक्त इन्वोक करवाना पड़ता है इसको। अगर आपने यहाँ पे इन्वोक नहीं कराया तो फंक्शन बन के रह गया, उसके अंदर कोई जो भी काम हो रहा था सारा का सारा काम इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई इसका नाम भी नहीं था, आप इसको बाद में भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको वहीं के वहीं एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आके हमने लिखा console.log I am invoked immediately। तो जनाब fn1 is not a function, fn1 फंक्शन नहीं, ये क्या बात हुई? सॉरी, मुझे यहाँ देना पड़ता है ये। कुछ मसला हुआ? क्या मसला करा मैंने? नहीं सर, राउंड ब्रेकेट तो बाहर टर्मिनेट ही नहीं आएंगे करा। इसके ना। हाँ, टर्मिनेट नहीं करा हुआ था मैंने उसको वहाँ पर, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट आ रहा था तो वो समझ में नहीं आ रहा था उसको। मुझे टर्मिनेट इसलिए कहते हैं कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन से पहले आपने टर्मिनेट ये स्टेटमेंट डालनी पड़ती है। इस तरह कहते हैं कि आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को इस तरह लिखें। राउंड ब्रैकेट बाहर भी आ सकते हैं जहाँ तक, अगर मैं सही हूँ। हाँ, राउंड ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता कि आप इन अंदर लगा रहे हैं बाहर लगा रहे हैं, बस ये टर्मिनेशन जरूरी होती है कि आपने यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे या लास्ट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। अगर आप टर्मिनेट नहीं करते तो उसको वो समझ नहीं आता कि यहाँ पे वो दोनों, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने की कोशिश करता है। वो समझ रहा है कि जो यहाँ से रिटर्न हुआ है उसके आगे ये कॉल हो रहा है, इसलिए आपको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है। तो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन की ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आप राउंड ब्रैकेट्स को अंदर भी लगा सकते हैं बाहर भी लगा सकते हैं, दोनों काबिल कबूल हैं। बट समझने के लिए जस्ट ये वाली बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखा है तो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होगा, और उसको आपने उसी वक्त कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है तो आप इसको बाद में कहीं कॉल नहीं कर सकते। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शनल एक्सप्रेशंस, IIFE। टॉपिक पे वापस आऊँ तो अगर? सर ये एक छोटी सी और एग्जांपल करें इसमें। जी ताबिश। सर एक वेरिएबल बना लें जरा नीचे इसके, इसको कमेंट कर दें पहले ये वाले को। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल बना लें किसी भी नाम से, इसमें सही, क्या इज रखवा इक्वल दें? टू और राउंड ब्रैकेट फंक्शन अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन, और इसमें कोई पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं हम, दोबारा राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट
ठीक है, एक ही पैरामीटर। हाँ अभी फिलहाल एक ही रख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो हमने एक और वेरिएबल बना लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जिसमें हमने कह दिया कि भाई a इज इक्वल टू कर लेते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय p1 कर देते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय p1 सही है। हाँ, रिटर्न करवा देते हैं p a को अंदर ही, और लास्ट में जो राउंड ब्रैकेट खत्म हो रहा है इसी के बाद इसमें डबल राउंड ब्रैकेट लगा के 5 पास कर दें अंदर। सही। हाँ सही। तो अगर कोई जाग रहा है कोई तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें इस पे। XYZ को कंसोल करा लें बार सर। XYZ को क्या कॉल नहीं करेंगे हम या क्या करेंगे, बताएं बाकी लोग। console.log। अच्छा, एक कंसोल डॉट लॉग जो है ना रिटर्न से पहले भी लगा लीजिएगा। यहाँ पे जी जी हाँ सही। इसमें क्या मैसेज चाहिए आपको, P1 चाहिए? ए चाहिए ए। सही हाँ सही। जी भाई। ये दोनों, इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों थोड़ा सोचिए, बताइए। थोड़ा सा कोड आपके सामने लिखा है, उस कोड को पढ़िए। दोनों का 10 आना चाहिए। दोनों का 10 आना चाहिए सर। आना चाहिए। चला के देख लें ताबिश। जी सर चलें। ठीक है, इसको क्लियर कर दिया मैंने। तो सॉरी, हाँ दोनों यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। a की वैल्यू भी आपके पास आ गई 10 और यहाँ पे XYZ की वैल्यू भी आ गई 10 आपके पास। क्या हुआ आपके पास यहाँ पर, ये जो XYZ था ये एक इमीडिएटली वो फंक्शन था, जैसे यहाँ पे यहाँ तक था। ये एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट था और ये पैरामीटर हमने यहाँ पे हाथ के हाथ पास कर दिया। जब ये पैरामीटर हमने यहाँ पास कर दिया तो उसने क्या करा, अब ये XYZ जो चलेगा वो क्या वैल्यू सेट होगी उसकी, XYZ की वैल्यू डिसाइड करेगी कि इस फंक्शन का क्या रिटर्न स्टेटमेंट थी। इस फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट को देखें तो उसने क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि जो 5 मिला था, इस 5 को हम 2, ये 5 कहाँ पे जाएगा, ये 5 एक्चुअली जाएगा P1 की जगह पे। ये देखे ना, एक फंक्शन, ये रहा फंक्शन, इसको एक पैरामीटर मिलता है, जब भी कॉल करेंगे आप इसको पैरामीटर पास करेंगे। तो कॉल यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये रे कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर की जगह पे P1 की जगह पे हम क्या पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं। उसने इस 5 को होल्ड करके रखा, 5 को होल्ड करके रखा और यहाँ पे 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अपन ने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 10 आपके पास रिजल्ट आया, तो यहाँ पे भी आपके पास 10 आ गया और रिटर्न भी आपने करा दिया 10। जो रिटर्न वैल्यू है, क्योंकि ये फंक्शन ये सिर्फ फंक्शन नहीं लिखा हुआ बल्कि आप इस फंक्शन को कॉल भी करवा रहे हैं। यहाँ तक क्या था, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ था। अगर ये सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू XYZ में रखी होती तो XYZ खुद एक फंक्शन होता, लेकिन आप क्योंकि कॉल भी करवा रहे हैं तो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो है वो XYZ की वैल्यू बनेगी। तो एक्सपेंशन के अंदर क्या क्या रिटर्न करें, हम a रिटर्न करवा रहे हैं, a की वैल्यू 10 हो चुकी थी तो XYZ की वैल्यू भी आपके पास क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम ताबिश। जी सर बिल्कुल। फंक्शंस को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी चीज़ें हैं इसमें अच्छी खासी। लैम्डा फंक्शन, हाँ जी, ये एक नई चीज़ आ रही है आपके लिए और ये काम की है जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करने जा रहे हैं आगे। तो लैम्डा फंक्शन इन्वोक IAFE नीचे आ रहा है, होस्टिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। लैम्डा एक नया टॉपिक है जिसको हमें देखना है। IAFE वही वाला इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको देख लीजिएगा आप। जनरेटर फंक्शंस को छोड़ दें, थोड़ी देख लीजिए, जनरेटर फंक्शंस आगे की चीज़ हो जाएंगी। एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन जो चीज़ है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। एरो फंक्शन सिंटैक्स ये वही लैम्डा फंक्शन में आ जाता है जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। फंक्शन होस्टिंग से पहले लैम्डा फंक्शन यहाँ पे था, ये भी वही चीज़ है और एरो फंक्शंस भी वही चीज़ है। ठीक है, ये एरो फंक्शंस, अब एरो फंक्शंस क्या होते हैं या लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके, मैप अब आएगा यार, ये चीज़ें हम देखने के लिए चीज़ ज़रूरी है मैप। चलें खैर, लैम्डा फंक्शन पहले करवाऊँ मैं आपको या एरो फंक्शंस जो कहलाते हैं। एक नई फाइल बना दी है मैंने, इसको कह दिया एरो डैश फंक्शंस डॉट। जी, एरो फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास,
एरो फंक्शंस आपके पास ये होते हैं कि आप बजाय इसके कि फंक्शन का कीवर्ड लिखें, आप वहाँ पे एक एरो सिंबल बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है एक एरो फंक्शन। अब ये कैसे काम करती है, इसका नाम कैसे रखा जाता है, तो मैंने कहा वार fn1 इक्वल्स टू एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ बॉडी लिखी हुई है इस तरह। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था कि वार fn, सॉरी वार तो यूज कर चुका हूँ मैं पहले, तो fn1 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट एरो और कर्ली ब्रैकेट। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों में तकरीबन सेम है। कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे लिए सोचने की बात नहीं है वो। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब एरो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, और उनके अंदर जैसे आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल p1 p2, इसी तरह आप एरो फंक्शंस के अंदर भी आर्गुमेंट ले सकते थे p1 p2। अब आपकी मर्जी, आप p1 के अंदर कुछ भी प्रोसेसिंग करवाएं, आपने कहा कंसोल, आपने कहा रिटर्न कर दो p1 प्लस p2 को, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे रिटर्न कर दो p1 प्लस p2 को। तो ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ कहलाती है एरो फंक्शंस। और एरो फंक्शंस के अंदर आप आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, आर्गुमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, और रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है, आप इसके अंदर सारे वही वाले काम करवाते हैं जो आप फंक्शंस के अंदर करवा सकते हैं। इसका डिफरेंस ये होता है कि बस कि आप फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखते, बल्कि आप इस तरह एरो बनाते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जैसे फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट बतानी एक्सप्लिसिटली जरूरी होती है, एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट बतानी जरूरी नहीं होती। जैसे मैंने एक और फंक्शन बनाया, मैंने कहा वार मल्टीप्लाई नंबर्स इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन है, ठीक है। ये क्या लेता है, ये n1 लेता है, n2 लेता है और n3 लेता है, और ये क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है n1 इंटू n2 इंटू n3। इसको फॉर्मेट कर दूं थोड़ा सा मैं। अच्छा, अब देखें, जब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि ये इन तीनों नंबर्स को लेकर रिटर्न कर रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से रिटर्न का कीवर्ड हटा दूं और फंक्शन की बाउंड्री हटा दूं। तो ये मल्टीप्लाई नंबर्स एक फंक्शन है अभी भी, और जो ये तीन चीजें लेता है और तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न भी करवाता है। अगर आपने रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई और बाउंड्री नहीं बनाई हुई, तो यही चीज डिफॉल्ट पे रिटर्न भी करवाता है, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको इस तरह दिखा दूं, और मल्टीप्लाई नंबर्स का एक v2 बना देता हूँ मैं, v2 बना देता हूँ मैं। तो पहले हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ देख लेते हैं, और बाद में हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट हटा के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने console.log with version 01, और इसके अंदर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई नंबर्स को मैंने पास करा 2,2,2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। और v2 के साथ देखें अगर, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कौन सा कॉल कर दिया, v2 वाला कॉल कर लिया, तो यहाँ पे देखें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है और बाउंड्रीज भी नहीं है, तो दोनों जगह पे सेम आउटपुट आना चाहिए। मैंने कहा क्या, नोड एरो फंक्शंस डॉट जीएस, एंटर करा, तो वर्जन 1 में भी 8 आ रहा है और वर्जन 2 में भी 8 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करवाई हुई थी। अब मेरी मर्जी में यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह में फॉर एग्जांपल प्लस करवा रहा होता, अब मतलब मेरी मर्जी में यहाँ पे जो भी काम करूँगा, ठीक है। इत्तेफाक से अभी प्लस कराएं मल्टीप्लाई कराएं, नहीं, प्लस कराने पे 6 रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट 8 आएगा, इसका रिजल्ट 6 आना चाहिए, तो 8 आ गया और 6 आ गया। यानी इसने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी और कैलकुलेट करके रिटर्न कर दी। इस वाले वेरिएबल को अब जहाँ पे भी यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो जो कॉल वैल्यू है वो रिटर्न, जो भी रिटर्न वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी, और आपकी मर्जी कि आप उसको जैसे भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन जो है वो फंक्शन को लिखने का एक छोटा तरीका है, एक शॉर्ट हैंड है। उसमें आपके पास फायदा क्या होता है, इसमें आपके पास दो फायदे होते हैं। पहला कि आपको फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता, आप बनाते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के बाद आपने कहा इक्वल्स टू और एरो, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल, ये एक एरो का सिंबल कहलाता है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल। इसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, वरना ये एरो फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। स्पेस नहीं आना चाहिए। और फिर अपने पास फंक्शन की बॉडी बना दी। अब अगर फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम हो रहा है कि वो सारे आर्गुमेंट्स को लेता है और उनको कुछ और काम करवा के देता है, प्लस करवा के दे रहा है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करा के दे रहा है या कुछ प्रोसेस करवा के दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और वही वैल्यू जो उसकी उसी वैल्यू, उस स्टेटमेंट की वैल्यू जो वो रिटर्न भी करवानी है आपको,
तो बजाय इसके कि आप प्लस करवाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा सकता था कि मैं लिखता var result इक्वल्स टू p1 प्लस p2 और रिटर्न कर दो रिजल्ट, ये लिख सकता था। या इसको इसी वाले काम को मैं ऐसे लिख सकता था कि fn1 के नाम का एक फंक्शन है जिसको दो पैरामीटर मिलते हैं p1 और p2 की डिफॉल्ट वैल्यू 2 है, और ये क्या काम करता है, ये p1 को सॉरी अभी पहले मैं आपको लिख के दिखाऊं, p1 को सॉरी रिटर्न करता है p1 और p2 को ऐड करके। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि रिटर्न की हटाऊं कीवर्ड, फंक्शन की बॉडी हटाऊं, अब ये डायरेक्ट इस तरह आ जाएगा कि ये p1 और p2 लेता है और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देता है। तो अब fn1 को कॉल करके देख लेते हैं। मैंने कहा console.log the sum of 5 and 7 is, यहाँ पे मैंने क्या करा, fn1 को कॉल करा और p1 की जगह 5 पास कर दिया, p2 की जगह 7 पास कर दिया, और यहाँ पे कहा मैंने the sum of 10 and 2 is, fn1 को कॉल करा और यहाँ पे 10 पास कर दिया, और p2 की जगह कोई वैल्यू पास नहीं करी, लेकिन p2 की डिफॉल्ट वैल्यू 2 है, तो 10 और 2 को सेंड करके 12 आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी 12 आ जाना चाहिए और यहाँ पे भी 12 आ जाना चाहिए। 5 and 7 भी 12 आ गया और 10 और 2 भी 12 आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मेरी मर्जी मैं इसको लॉक करवाऊं, अलर्ट करवाऊं। यहाँ पे रहते हुए अलर्ट नहीं करा सकते क्योंकि मैं नोड के साथ चला रहा हूँ, तो नोड तो मेरे पास वो ब्राउजर विंडो है ही नहीं, तो अलर्ट तो मेरे पास नहीं चलाएगा। बट उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले वेरिएबल को होल्ड करके रख लिया और कुछ और प्रोसेस करवाना चाहूँ तो मैं इसके साथ कुछ और प्रोसेस भी करवा सकता हूँ। आगे बात समझ में। एरो फंक्शंस थोड़ा सा एक नई चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाले हैं। जैसे फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इस तरह एरो फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और आप दोनों को एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आप एरो फंक्शन यूज कर रहे होंगे वहां पर अगर आप चाहें तो फंक्शंस का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे। सवाल किसी को यहाँ तक? आज थोड़ा सा ज़्यादा खुशकी हो गई है क्लास में। थोड़ा टॉपिक जो थे वो ड्राई टॉपिक्स हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों ऐसे ही चलेगा जब तक हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कवर नहीं कर लेते, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स को कवर करना है। जब हम क्या नाम है रिएक्ट पे चले जाएंगे तो हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली सिंपलर हो जाएंगी, बट अभी थोड़ा सा इस तरह चलता रहेगा। सेट टाइम आउट के अंदर जैसे आपने देखा था, सेट टाइम आउट हमने शायद पहले यूज़ करा हुआ है। सेट टाइम आउट क्या होगा कि इतने मिली सेकंड के बाद ये वाला काम हो जाएगा, तो वहाँ पे भी फंक्शन की जगह उन्होंने क्या यूज़ करा हुआ है, एरो फंक्शन यूज़ करा हुआ है। फंक्शन इन ES6 इज इवन के नाम का उन्होंने फंक्शन लिया हुआ है जिसके अंदर एक पैरामीटर लेते हैं वो n1, और n1 को डिवाइड करते हैं वो 2 से, n1 का रिमाइंडर लेते हैं 2 से। अगर रिमाइंडर ट्रू 2 से लेने के बाद 0 आता है तो कहते हैं हाँ जी ये नंबर एक इवन नंबर है, वरना वो कह देते हैं ये एक ऑड नंबर है, फॉल्स, इज इवन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इस तरह ऐड के नाम का एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है n1 और n2 और उनको डायरेक्ट रिटर्न कर देता है। ऐड n1 और n2 को प्लस करके रिटर्न करवा देता है। ठीक है, तो सिंटैक्सेस क्या है आपके पास, या तो आप इस तरह लिखें कि आपने लिखा राउंड ब्रैकेट, एरो का सिंबल और सम एक्सप्रेशन, या फिर आप राउंड ब्रैकेट, एरो का सिंबल और बॉडी के अंदर सम कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए आपने, या आपने मल्टीपल पैरामीटर्स लिए और उसके अंदर आपने बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो ये फैट एरो कहलाता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी होता है आपके पास। जावास्क्रिप्ट के अंदर रिसेंट इंट्रोडक्शन है इसका, पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं था ये। एरो फंक्शंस और लैम्डा फंक्शन जो ऊपर उन्होंने बात करी है वो भी इसी तरह यही चीज़ होती है कि फंक्शन एज वेरिएबल आपने स्टोर करा हुआ है और फिर आप उस वेरिएबल को यूज़ करा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमने क्या करा था, console.log hello world और फिर डिस्प्ले को कॉल करवा लिया। तो इसने क्या करा, इस फंक्शन ने जो भी हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स था लॉक करवाया और उसके बाद जो हेलो वर्ल्ड का रिटर्न वैल्यू थी वो आपके पास डिस्प्ले के वेरिएबल में आ गई, आपने डिस्प्ले को कॉल करवा लिया। यहाँ पे एक काम की चीज़ जो है जनरेटर फंक्शंस अभी हम नहीं देखेंगे। जनरेटर फंक्शंस थोड़ी सी जब हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तब देखेंगे, अभी हमारे लिए नई चीज़ हो जाएगी ये। एरो फंक्शंस ये हो गए जनाब हमारे पास। मैप एक ऐसी चीज़ है जो इसके साथ की और भी चीज़ें हैं, तो मैप को मैं आखिर में लेके जाऊँगा। मैप है, फॉर ईच है, फिल्टर है, फाइंड है, एरे के ऊपर के कुछ ऑपरेशंस होते हैं।
ये कैच किस तरह काम करते हैं हम इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे बिल्कुल, और उसके बाद हम रिएक्ट पे जाएंगे, रिएक्ट के ऊपर जाएंगे। तो रिएक्ट के ऊपर जाने से पहले लास्ट टॉपिक जो होंगे वो एरे के ऊपर के ऑपरेशंस होंगे। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड भी कर देता हूँ बल्कि, ताकि मुझे याद रहे। क्या हो गया? और इससे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे बाकी फंक्शंस देखेंगे। ये ज़रूरी है, ये मिस नहीं करना, तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिख लिया। सही है। मेरा ख्याल है आज के टॉपिक हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हमने क्या देखा जनाब? हमने प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स को देखा है हमने, और हमने ES6 के अंदर फंक्शंस को देखना शुरू करा है। हमने फंक्शंस देखे हैं। लूप्स एक्चुअली इसके अंदर आ जाएंगे, अगर मैं सही हूँ तो फॉर ईच वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। फॉर का लूप है नॉर्मल, इनफाइनाइट लूप है, लेबल एंड डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे ES6 से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था ताबिश, ये तो सारे नॉर्मल फॉर के लूप्स हैं जो हमने पढ़े में। फॉर का लूप है, फॉर बस एक फॉर ऑफ होगा आई गेस। फॉर ऑफ, एग्जैक्टली, फॉर ऑफ एक नया टॉपिक होगा जो हम देख लेंगे इंशाल्लाह बस लूप्स के अंदर। और लूप के बाद जनाब 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 ऑपरेटर्स हैं। वो ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर होंगे टर्नरी इसमें। ऑपरेटर देखना ज़रूरी है हमारे लिए। डिसीजन मेकिंग है, स्विच केस है, इफ एल्स है, ये हमने सब देखा हुआ है। देख चुके हैं, बस टर्नरी ऑपरेटर देख लेंगे। और आई गेस टेम्पलेट लिटरल होंगे इसमें। टेम्पलेट लिटरल मुझे दिखा नहीं, हाँ वो एक चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है। हाँ, ये दो चीज़ें, और फिर हम इंशाल्लाह जो है वो एरे के मेथड्स पे चले जाएंगे, जिसमें हम आपके मैप और ये सब तो एंड में देख लेंगे। तो ES6 से रिलेटेड बस यही होगा आई गेस। सही है यार। मुझे वो ये जो एसिंक जावास्क्रिप्ट है जहाँ पे प्रोमिसेस वगैरह देखने हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करना ज़रूरी है। सही, ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। हमने आज की क्लास में ये देखा है कि हमारे पास प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं। इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता चल जाए, और जो सवाल हो आप मुझसे पूछ सकें। मैं इस हफ्ते भी लोगों के जवाब नहीं दे पाया, सॉरी, उसके लिए अपॉलॉजीज। मैं आज इंशाल्लाह बैठ के जिनके व्हाट्सएप आए हुए मैं आज ज़रूर उनको रिप्लाई कर दूंगा। मेरी टाइमिंग थोड़ी सी ऑन ऑफ चली थी, मुझे मैं रात में बैठ के काम कर रहा होता था और दोपहर के टाइम पे सो रहा होता था, थोड़ी सी मेरे पास टाइमिंग ऑन ऑफ चल रही थी, क्योंकि मुझे दूसरे टाइम जोन के साथ बैठ के सिंक्रोनाइज होना था। उसके लिए अपॉलॉजीज। आज मैं इंशाल्लाह बैठ के जिनके व्हाट्सएप आए हुए हैं उनको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, फेसबुक पे भी रिप्लाई कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। और हाँ, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जनाब, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो गई थी, आज क्लास भी इसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा मैं। तो मैं बुक्स एंड स्लाइड्स के अंदर ही आकर यहाँ पर गूगल ड्राइव के अंदर आकर कुछ स्टूडेंट जा चुके हैं छोड़ के, तो उनको मैं बाद में एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज रेज कर दूंगा मैं। अच्छा, हो गई है जनाब कि यहाँ पर मैंने क्लास रिकॉर्डिंग के अंदर आकर एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा इस वाली प्लेलिस्ट का। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपके पास एडवांस जावास्क्रिप्ट क्लास 1 जिसके अंदर हमने पिछले टॉपिक कवर किए थे वो भी आ गई है, और ये आप अपने पास एक्सेस करके देख सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तभी अवेलेबल होगी जब आप इस वाले लिंक से जाएंगे, इस लिंक के अलावा आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि ये मैंने अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपको CMAT20 कुछ भी नहीं मिलेगा, इस लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको मिल पाएंगी। यहाँ रुकते हैं हम क्लास। आज की क्लास में थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, प्रोसेस होगी थोड़ी देर बाद, यानी डे एंड तक आपको इंशाल्लाह, डे एंड तक या इवनिंग तक आपको ये क्लास मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं आज क्या नाम है, मुझे पिछली क्लासेस का कोड भी एक जगह जमा करना है, मेरा कुछ कोड पिछले कंप्यूटर में रखा हुआ है, वहाँ से मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। और इस क्लास का कोड मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो हमारी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं वापस आऊँ, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अलावा जो बाकी CSS जावास्क्रिप्ट HTML है, ये मुझे कोड आपको प्रोवाइड करना, शेयर करना है, ये मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसको हो सकता है ये इस वीक के मिड तक मैं शेयर कर दूँ, ताकि मैं पिछला कोड भी एक साथ जमा कर लूँ, सारा कोड एक साथ जमा हो जाएगा तो मैं एक साथ शेयर कर दूँगा। लिंक मैंने क्लास का आपको दे दिया है, आप चैट के अंदर देख सकते हैं।
और मैं उसको सोचता हूँ कि यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करना, और बाकी क्लास रूम में भी डाल देता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं मैं डायरेक्ट क्लासरूम में डाल देता हूँ अभी के अभी, ताकि आपको मिल जाए। और आज की क्लास हम यहाँ होल्ड करें। थैंक यू सो वेरी मच। आपने काम ये करना है कि आपने इस वाले आर्टिकल के ऊपर दोबारा जाना है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के आर्टिकल को स्टडी करना है, और ये 6 वाले फंक्शंस और लूप्स को देखना है। हमें इनमें से बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम अगले हफ्ते इनमें जल्दी से ऑपरेट करेंगे, जल्दी से जाएंगे, इनको कवर करेंगे, और फिर जल्दी से अगले हफ्ते नहीं, सॉरी, कल, और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, कि इसको हमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, ये थोड़ी सी एक नई चीज़ होगी हमारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।